इस महीने और पिछले महीने के बिल्स देखे हैं, दोज आर क्वाइट अलार्मिंग एंड लोग उससे बहुत परेशान हुए हैं। हर स्लैब से जैसे जैसे आप क्रॉस करते जाते हैं आपका जो मल्टीप्लायर है वो बढ़ता जाता है। स्लैब नंबर 5 और 6 में देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर आपका 1600 रुपये एक MMBTU पे था और आपने 5 MMBTU इस्तेमाल किए और अचानक आप 5.5 पे चले गए और वो 3000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका बिल अचानक अगर वो 18,000 था तो वो 36,000 या 40,000 के करीब चला जाएगा। अभी भी जो गैस के बिल की इंक्रीज़ हुई है, तो क्या ये इंक्रीज़ का मतलब ये है कि अभी हम स्टैंडर्डाइज रेट के ऊपर हैं या अभी भी कोई चांस है इसके इंक्रीज़ होने का फ्यूचर में? जी अभी भी इसका चांस है। चांस क्या, शोर शॉट है, बिकॉज IMF इज़ लूमिंग, इट वांट्स टू मेक ऑल ऑफ योर national institutions not to bleed money. So SNGPL and SSGC has been bleeding money for decades. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आज अब ये एपिसोड आप सुन रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक और गैस का बम की तरह का एक बिल मिलेगा। अभी पिछले दिनों पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में देखी थी और अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हमने गैस के बिल में देखी है। तो आज का जो एपिसोड है सॉर्ट ऑफ वो इन्वेस्टमेंट को भी टच करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक मेजर चीज़ है जिससे आई थिंक सबका पेन पॉइंट होगा इस महीने पे कि गैस का बिल ज़्यादा क्यों आया है और इसका सोल्यूशन क्या है। नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, लोग ज़्यादा बिजली की कंजप्शन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए सोलर पैनल लगा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो कि गैस की कंजम्पशन पे हमें एज ए कंज्यूमर होती है वो है गीज़र, जिसका बिल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आता है आपकी गैस के अंदर, उसके ऊपर है। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ फाउंडर ऑफ काइथरटेक प्राइवेट लिमिटेड, अशर बाज़ेब सईद। कैसे हैं अशर भाई? अस्सलाम वालेकुम लाइक भाई, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये काइथरटेक जो आपने कंपनी बनाई है, ऑब्वियसली इनका जो अपना सोल्यूशन है काइथरटेक का, दैट इज़ इजी गीज़र, लेकिन काइथरटेक के पीछे क्या लॉजिक है वैसे? So I'm always fascinated about predictions of computers and predictive analysis वगैरह. So there is a very interesting story. There is a Greek island by the name Antikythera. So उस आइलैंड के करीब से डाइवर्स को एक शिपरैक मिला जहाँ से उन्हें एक मैकेनिकल कंप्यूटर मिला. So what are mechanical computers? It's basically comprised of a lot of ब्रॉन्ज के और कॉपर के गियर्स के मैकेनिज्म था, जिससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब वो उसको रोटेट करते थे तो वो उस ज़माने में, आज से 2000 साल पहले, they could predict the position of moon, the sun, the constellations and the seasons and the weather. वेदर मतलब बेसिकली सीजन्स के चेंज को वो करते थे आज से 2000 साल पहले. सो ये जो स्टोरी थी मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी. सो दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू हैव दैट वर्ड इनटू माय कंपनीज नेम. सो वहाँ से मैंने काइथर का वर्ड को ड्रॉ करके काइथरटेक का नाम रखा मैंने. ज़बरदस्त. अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू योर कंपनी और योर प्रोडक्ट, अगर थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि आपने एजुकेशन कहाँ से की और प्रोफेशनल लाइफ का अभी तक क्या सीन है? सो आई एम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. मेरी ग्रेजुएशन हुई है 2008 में फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी. उसके बाद में मैंने तकरीबन अबाउट 10 years और सो मैंने टेलीकॉम कंसल्टेंसी के अंदर गुजारे, जहाँ पे आई वाज वर्किंग ऑन एज अ सर्विस डिलीवरी कंसल्टेंट, जिसमें मोबाइल मनी के सॉल्यूशंस और मोबाइल रिचार्ज के सॉल्यूशंस हम लोग डिलीवर करे थे अराउंड द मीना रीजन एंड द एशिया रीजन. So I have experience of delivering large scale products and large scale solutions in a telco environment for various you can say telecom operators and of quite a few companies. Zain Group उसमें शामिल है, Do Dubai शामिल है, पाकिस्तान में Telenor शामिल है, and a few other operators around Pakistan as well. After that, I shifted towards entrepreneurship around 2018, and the way I started was to find a problem to solve. मेरा हमेशा से जो रूट होता है, it is find a problem to solve. The bigger the problem, the bigger the impact, and obviously entrepreneur का मकसद पैसे कमाना भी होता है, so the more the money you make as well. And historically I've always been a problem solver, both in my professional life and in my personal capacity as well. So if somebody asks me what do you do, I always say I solve problems. और ये जो कंपनी जो प्रॉब्लम था, ये ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ ही आपने आइडेंटिफाई किया या आफ्टर रिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग ए कंपनी फिर आप एनालिसिस किया? इस प्रॉब्लम को मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा. एक दफ़ा मेरे गीज़र का बिल, मेरा गैस का बिल वाकई काफ़ी ज़्यादा आया था, तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है, वाई इज़ माई गैस बिल सो हाई फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. ये बात है अराउंड आई थिंक 2017 या 18 की ही बात है.
जब मैंने उस पर पूरी रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि उस महीने क्योंकि मेरा गीज़र ऑन थोड़ा ज़्यादा रह गया था, सर्दी ज़्यादा पड़ी थी, तो उसी वजह से मैं स्लैब शिफ्ट कर गया नेक्स्ट में। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लैब में शिफ्ट किया तो मेरा मल्टीप्लायर बढ़ गया और मेरा गैस का बिल अचानक 3 गुना ज़्यादा हो गया। मेरा 12,000 का गैस का बिल आया 2017 में, जो कुछ ज़माने में एक बड़ा परेशान कुन बात थी। सो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि अच्छा गीज़र को ऑन ऑफ अगर हम टाइम पे करना शुरू कर दें। सो पहला इजी गीज़र मैं खुद ही था, मैं सुबह उठ के अपना गीज़र खुद ही ऑन करता था, घंटे बाद ऑफ़ करता था, फिर शाम को ऑन करता था, रात को सोते हुए फिर ऑफ़ करता था। एंड द वेरी नेक्स्ट मंथ माई बिल वाज 2,500 रुपये। तो मैं इस चीज़ पर बड़ा खुश हुआ कि अच्छा चले मैंने अपना ना गीज़र का बिल रिड्यूस कर लिया। तो मैं 1 साल तक यही काम करता रहा बेसिकली। बट आई अंडरस्टूड बिकॉज अराउंड मी आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आज से 5-7 साल पहले हमें ना गर्मियों में लोग सारे वापडा को और उनको ना सलावातें देते हुए सुनाई देते थे फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर जब भी बिल ज़्यादा आते थे। तो यही हुआ, मैंने अपने सोशल मीडिया पे देखा कि मेरे जो दोस्त हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा SNGPL और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे थे फॉर देयर गैस बिल्स। सो मैंने सबसे यही सवाल पूछना शुरू किया कि हाउ मेनी गीज़र्स आपके घर में, कितना गीज़र लगे हुए हैं, 1 हैं 2 हैं, और क्या आपने कभी उसको ऑफ़ किया है उस गीज़र को या आप उसको ऑन छोड़ देते हैं। एंड एवरीवन रिस्पॉन्डेड विद द सेम थिंग कि यार गीज़र तो हमने ऑन पे ही छोड़ा हुआ होता है, उसको कौन ऑफ़ करता है। क्योंकि कभी उनको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आई, क्योंकि उससे पहले कभी बिल ज़्यादा आए नहीं थे। सो मेरा उस पर बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स था कि अगर आप अपनी गाड़ी को पूरी रात ऑन छोड़ दें और सुबह पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल और आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गवर्नमेंट ने तो आपको उतने का पेट्रोल बेचना है जितने का उसको कॉस्ट करता है। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू सेल यू गैस एट व्हाट इट कॉस्ट दैम to sell you or get that gas out of the wells. So it is your responsibility to turn it off and on. And there was no efficient way of doing that. जो मार्केट में कुछ solutions exist करते थे, they had their own problems. So that is how we started कि as an engineer and as a professional engineer, I think I can make a good and better solution for it. और वहाँ से मैं इस जर्नी के ऊपर निकला कि let's make a professional इंडस्ट्रियल ग्रेड सोल्यूशन फॉर द कंज्यूमर्स जो कि उनके इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सेटिस्फाई कर सके। सो दिस इज़ द जर्नी अराउंड ऑल ऑफ दिस। ज़बरदस्त। सो सबसे पहले तो मैं गैस के बिल पे ही आऊँगा, क्योंकि आज से पहले तक बल्कि अभी तक हम तो सिर्फ डायरेक्ट प्राइस को देखते हैं कि हमारी प्राइस कितनी आई। काफ़ी चीज़ें ना यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एज ए एंड यूज़र हमें समझ ही नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो गैस बिल मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस पे जो बिलिंग का जो तरीक़ेकार है मैं आपसे ही फिर इसका थोड़ा डिटेल पूछूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल में ना ये SNGPL का बिल है, हम इस्लामाबाद में रहते हैं। सो दे प्रोवाइडेड कि आपने जो गैस कंज्यूम्ड है ना, फॉर एग्जांपल वो HM3 है। अभी HM3 क्या होता है कोई आइडिया नहीं है मुझे, विच इज़ 3.274, और उसी के नीचे स्टैरिक में उन्होंने कहा जी कि MMBTU के ऊपर आपकी जो टोटल यूनिट प्राइसिंग जो उन्होंने बताई हुई है 11.959 है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अ GCV, कोई आइडिया नहीं है, एक एक करके इसको करेंगे। और नीचे जाके ना अगर आप देखें जहाँ पे ये गैस रेट विद इफेक्ट फ्रॉम, अभी तो खैर नवंबर है, इसके बाद भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। सो व्हाट दे से कि आपकी स्लैब अगर 0.25 हो तो रुपीज़ पर MMBTU की एक स्पेसिफिक प्राइस है विच अगेन इज़ इंक्रीज, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सो इसका मतलब है कि जहाँ पे मेरी कंजम्पशन HM3 में आ रही है उसके अरेंज मेरी जो बिलिंग है वो MMBTU पे जा रही है। तो सबसे पहले अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको बता दें कि हमारा जो गैस का बिल आता है इसकी प्राइसिंग की कैलकुलेशन और ये कैसे होती है, फिर हम उसकी बाद में निटी ग्रिटी डिटेल में जाते हैं कि ये क्या होता है। सो गैस इज़ अ ट्रिकी थिंग टू हैंडल बेसिकली। हम लोग इसको CNG की फॉर्म में जब थे तो वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती थी। जब हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है तो वो लिक्विड फॉर्म में इंपोर्ट होती है। जब गैस निकलती है तो वो समटाइम्स लिक्विड होती है, समटाइम्स गैस ही होती है। सो बिकॉज उसकी जो वेरी नेचर है ना वो बड़ी उसकी कोई शेप नहीं है, उसका कोई बहुत फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, तो इसको मेजर करना और इसको फिर इसके बाद में बिल करना इज़ ओवरऑल अ डिफिकल्ट थिंग। सो गैस को बेसिकली मेजर करने के लिए मल्टीपल यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कर क्या रहे हैं। सो इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग गैस, आप उसको बाय वॉल्यूम मेजर करते हैं। सो वॉल्यूम इज़ जनरली मेजर्ड इन क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट का मतलब है कि अगर आपके पास एक ऐसा डब्बा है कि जिसकी हर साइड 1 फुट की है तो दैट इज़ 1 क्यूबिक फुट, ठीक है। और जनरली एक और इसका मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर, कि अगर आपके पास अगेन एक और डब्बा है जिसकी हर साइड 1 मीटर की है तो दैट इज़ 1 क्यूबिक मीटर।
लेकिन इस 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जो गैस की अमाउंट है, क्योंकि वो गैस है, अगर आप उसको ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे, ज़्यादा दबाव के साथ डाल देंगे तो वो ज़्यादा गैस आ जाएगी, अगर नॉर्मल दबाव के साथ डाल देंगे तो कम गैस आएगी, ठीक है। सो वो कितनी गैस उसके अंदर बेसिकली आ रही है। सो यहाँ पे एक और मसला आ जाता है कि अब हम इसको बिल किस तरीके से करें। वॉल्यूम में अगर हमने इसको बिल कर दिया तो किसी को उसी वॉल्यूम में ज़्यादा गैस मिल जाएगी, किसी को उसी वॉल्यूम में कम गैस मिल जाएगी। अगर आप लोग जब CNG डलवाते होंगे तो शायद आपको याद होगा कि आपका सिलेंडर का तो साइज़ वही है, लेकिन कभी आपको जो है ना उसमें 7 kg गैस जलती थी, कभी 9 kg गैस जलती थी। जब कहीं से 9 kg गैस जलती थी तो आप बड़े खुश होते थे, यार आज बड़ी गैस लिए 9 kg गैस डल गई उसके अंदर। उसकी रीज़न ये होती थी कि वो गैस ठंडी ज़्यादा होती थी। जब वो ठंडी ज़्यादा होती थी तो उसका उसी वॉल्यूम के अंदर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती थी। अच्छा, सो ये सारे की सारी चीज़ों को मेजर करते हुए जो गैस की बिलिंग होती है उसका एक डिफरेंट पैरामीटर होता है। उसका पैरामीटर होता है कि आपको उसमें एनर्जी कितनी उन्होंने प्रोवाइड की है उसके अंदर। जितनी भी उन्होंने आपको गैस प्रोवाइड की उसमें से उन्होंने एनर्जी आपको बेसिकली कितनी प्रोवाइड की है। सो अ वे टू स्टैंडर्डाइज बिलिंग इज़ कि वो आपको ये मेजर कर लेंगे, यार हमने आपको इतनी एनर्जी हमने आपको सप्लाई की है, ठीक है, जिसको वो वॉल्यूम से मुख्तलिफ चीज़ों से मल्टीप्लाई करके डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स और डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके वो एंड पे एनर्जी निकाल लेते हैं कि जी इतनी एनर्जी हमने आपको बेसिकली सप्लाई की है और इतनी एनर्जी के हिसाब से हम आपको बिल कर लेंगे, ठीक है। सो जो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है वो किसी भी मीटर के ऊपर उसके वॉल्यूम के हिसाब से मीटर हो जाती है, हुजम के हिसाब से। और जो बिलिंग होती है उसकी जब आपका वो बिल कैलकुलेट करते हैं तो वो MMBTU यानी कि मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के अंदर वो उसको निकाल के आपको उसको बिल बना के दे देते हैं कि जी इतने आपने बेसिकली एनर्जी के यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, ठीक है। सो गैस की जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो डिपेंड करता है कि वो पाइपलाइन की बेस के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है या वो LNG की फॉर्म में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और उसकी कंजम्पशन किस फॉर्म में हो रही है, तो ये लोग उस हिसाब से इसकी बिलिंग बनती है। अब अगर आप चाहें तो वी कैन कंटिन्यू ऑन डाइसेक्टिंग द गैस बिल एज वेल, ठीक है, कि हाउ ऑल ऑफ दिस इज गोइंग अबाउट। बिल्कुल सही है, उसको हम देख लेते हैं ना। अब जिस तरह और दिस फार्मूला इज़ बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज फार्मूला, ये कोई पाकिस्तान में नया नहीं ईजाद किया। सो दिस इज़ हाउ गैस बिल्स आर बेसिकली हर कंज्यूमर को मिलते हैं। सो अभी के केस में जो फार्मूला मैं MMBTU का देख रहा हूँ, जिस तरह HM3 इंटू GCV डिवाइडेड बाई 281। सो अगर थोड़ा सा इसको बता दें कि ये GCV क्या हुआ, GCV को। अब सबसे पहले हम इसमें जो डिफरेंस ऑफ यूनिट्स है उसके ऊपर हम आते हैं कि जो आपका मीटर जो यूनिट्स उसके अंदर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा होता है वो किस में कैलकुलेट कर रहा होता है। जो आपका जो बिल की मेजरमेंट हो रही होती है, आपकी गैस की कंजम्पशन की जो मेजरमेंट हो रही होती है, दैट इज़ इन क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। और जिसमें HM क्यूब है दैट इज़ 100 क्यूबिक मीटर्स। सो दैट मीन्स कि अगर आपने 100 क्यूबिक मीटर गैस आपने यूज़ की, सो इट वुड बी रिटन एज 1 HM क्यूब। आपने 100 क्यूबिक मीटर्स गैस आपने कंज्यूम कर ली, ठीक है। दैट इज़ वेरी ईजी कि जो आपके मीटर के अंदर जो हिस्से ब्लैक के अंदर होते हैं, मीटर के ऊपर जब आप अपने गैस के देखेंगे तो आपको 3 हिस्से रेड के अंदर नजर आएंगे और बाकी के हिस्से आपको ब्लैक में नजर आएंगे। तो जो ब्लैक वाले जो हिस्से होते हैं उनका डिफरेंस होता है हर 15 से 15 तारीख के दरमियान में, ठीक है। हर 15 तारीख को वो आके रीडिंग नोट करते हैं, उसके दरमियान में वो उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो उतने क्यूबिक मीटर्स उसको वो 100 से डिवाइड करते हैं तो उतना HM क्यूब आपका, उतने 100 क्यूबिक मीटर्स आपकी गैस की वॉल्यूम के फॉर्म में यूटिलाइजेशन होगी। इसमें एक बड़ा छोटा सा फैक्टर आता है जिसको ये लोग ना प्रेशर फैक्टर कहते होते हैं, ठीक है। उसी के अंदर लिखा हुआ है वो समटाइम्स 1.5 होता है, समटाइम्स वो 1.05 होता है, समटाइम्स वो ज़्यादा होता है। कुछ बिल्स में ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कहाँ पे कितने प्रेशर पे गैस सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उससे वो मल्टीप्लाई करके आपके निकाल लेते हैं कि जी आपने इतनी गैस यूनिट्स में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट कम्स कि इस वॉल्यूम ऑफ गैस के अंदर एनर्जी कितनी मौजूद थी, ठीक है। वो एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो ये करते हैं, जो नीचे इन्होंने आपके बिल पे एक फार्मूला दिया हुआ होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है GCV। GCV इज़ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, कि बेसिकली उस 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने कैलोरीज ऑफ एनर्जी मौजूद है। अच्छा, कैलोरीज आपको बड़ा फेमिलियर लगेगा क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उसकी भी एनर्जी कैलोरीज में ही मेजर हो रही है। सो कैलोरीज ऑल्सो अ वेरी इंटरनेशनल यूनिट टू मेजर एनर्जी एज वेल, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो ये गैस पंप कर रहे होते हैं आपको, इसकी उन्होंने एक एनर्जी वैल्यू निकाली हुई थी कि इसकी कैलोरीज के अंदर 1 क्यूबिक मीटर के अंदर इतने कैलोरीज एनर्जी मौजूद है। दैट इज कॉल्ड द GCV फैक्टर। उसको अब इन्होंने MMBTU में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए एक और इन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है 281.7385, ठीक है जी। वो एक और कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट से जब उसको डिवाइड करते हैं तो अब आपके पास MMBTU की फिगर आ जाती है, मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स।
दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एनर्जी और हीट एक्सचेंज एज वेल। फॉर एग्जांपल जब आप एयर कंडीशनर्स भी लेने जाते हैं, हमारे यहाँ तो टनेज का हिसाब होता है कि 1 टन 1.5 टन 2 टन का एसी है, लेकिन मोर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसके कितने BTU का एसी है। क्या ये 15,000 BTU का एसी है, क्या ये 10,000 BTU का एसी है, क्या ये 20,000 BTU का एसी है, विच इज़ अ मोर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डूइंग दैट। सो बेसिकली उसी BTU को हम लोग बिलिंग के अंदर ले आते हैं कि जी अब हमने आपको कितने MMBTUs हमने आपको एनर्जी के डिलीवर किए। अच्छा, अब उन्होंने नीचे आगे स्लैब्स के ऊपर कि जी आपकी स्लैब्स किस तरीके से हैं। बहुत सारे लोग इस स्लैब वाली चीज़ को एग्री नहीं करते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्लैब का सिस्टम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग दे फाइंड इट ओके। बेसिकली स्लैब सिस्टम इज़ काइंड ऑफ अ इंसेंटिवाइज्ड वे बाय दी गैस सप्लाई कंपनीज टू इनकरेज यू कि यार गैस ज़रा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हिस्टोरिकली हम लोगों ने गैस को कुछ समझा ही नहीं और हम लोग पूरी रात गैस और चूल्हा जलता हुआ छोड़ते थे क्योंकि गैस सब्सिडाइज्ड वैल्यू थी। और उसी हिस्टोरिकल वेस्टेज की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हम हैं। ठीक है, सो नाउ क्योंकि SNGPL और SSGC और गवर्नमेंट जो है दे वर ब्लड ड्राई गिविंग ऑल ऑफ दी सब्सिडीज़ ताकि आप अपना गीज़र पूरी रात ऑन छोड़ सकें। सो नाउ दे हैव टू चार्ज यू व्हाट इट एक्चुअली कॉस्ट देम टू मेक दैट गैस, एंड दैट इज़ वाई कि आपको भी ना बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। So the lower you use, the less per MMBTU और पर स्लैब रेट आपको पड़ता है। इन्होंने क्या किया कि जो आपका वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ HM3 उसको मल्टीपल स्लैब्स में डिवाइड कर दिया, जो कि इस वक्त 8 स्लैब्स हैं। हर स्लैब से जैसे जैसे आप क्रॉस करते जाते हैं आपका जो मल्टीप्लायर है वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल को देखें बिटवीन स्लैब नंबर 2 एंड स्लैब नंबर 3 तो आपका ऑलमोस्ट यूनिट का रेट डबल हो जाता है, 600 से 1000 पे चला गया। ठीक है, 40% जंप आपको यहीं पे मिल गया। या अगर आप स्लैब नंबर 5 और 6 में देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर आपका 1600 रुपये 1 MMBTU पे था और आपने 5 MMBTU इस्तेमाल किए और अचानक आप 5.5 पे चले गए और वो 3000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका बिल अचानक अगर वो 18,000 था तो वो 36,000 या 40,000 के करीब चला जाएगा सडनली बाय जस्ट अ वेरी स्मॉल इंक्रीज। और बाय द वे अभी ये जो बात करें ये पुराना बिल है जी, ये पुराना बिल है। इसके बाद है जो मैं इसके बाद बताऊंगा कि ये हिस्टोरिकली रेट इंक्रीज कितना हुआ है, रेट इंक्रीज कितना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर ये लोग एक छोटा सा आपको एक फेवर दे देते हैं कि ये पिछली स्लैब का जो रेट है ना वो आपके ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंजम्पशन थी हम कहते हैं जी 1.2 क्यूबिक मीटर्स, 1.2 HM3 आपकी कंजम्पशन थी। तो उसमें से 1 क्यूबिक मीटर को ये पिछली उसका जो MMBTU कैलकुलेट होगा वो पिछली स्लैब से मल्टीप्लाई होगा, और जो 0.2 क्यूबिक मीटर्स है उसका जो MMBTU कैलकुलेट होगा वो आपकी करंट स्लैब के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो बेसिकली आपको इतनी बड़ी डज नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो हमने इस महीने और पिछले महीने के बिल्स देखे हैं दोज आर क्वाइट अलार्मिंग एंड लोग उससे बहुत परेशान हुए हैं। क्योंकि जब स्लैब्स 5 से 8 हो गई और आपके रेट्स वैसे ही 2 से 3 गुना बढ़ गए तो फिर आपको पिछली स्लैब का फ़ायदा मिल भी जाए, पिछली स्लैब भी अगर 3 गुना बढ़ गई है तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। मैं अगर अभी जो बिल अब हम देख रहे हैं और जो बिल अभी नया जो मोस्ट प्रोबेबली 1 फ़रवरी से मेरे ख्याल में एप्लीकेबल होगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ना, जैसे वो नहीं कहते वो 300 यूनिट तक कोई इंक्रीज़ नहीं है बिजली की प्राइसेस में। इस दफ़ा जो सबसे लोअर स्लैब है विच इज़ अप टू 0.25 या 300 MBTU वो 300 से बढ़ाकर 500 कर दिया, विच इज़ ए 67% जंप। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर आपकी टोटल MBTU फॉर एग्जांपल 0.24 था या 0.25 था, सो 300 का बिल नहीं आएगा, अब आपको न्यू रेट होंगे 500 पर MBTU की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, सेकेंडली जो स्लैब थी 600 की वो 850 पे चली गई है, विच इज़ ए 42% जंप। और स्ट्रेंजली जितना ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं जो नया रेट है वो कंपैरेटिवली कम है। मेरे ख्याल में शायद इसीलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें उस पर इनकॉर्पोरेट है। अगर मैं इससे पिछला कर लूँ, क्योंकि ये पहला जंप नहीं है जो हमने ऑयल एंड गैस में या गैस के बिल में देखा है। सो पहले जो था वो जंप जो मैंने देख रहा हूँ स्लैब अप टू 0.5, यानी पहले स्लैब भी मेरे ख्याल में कम थी जी, स्लैब बड़ी थी पहले। अच्छा, पहले स्लैब बड़ी थी, जो सबसे छोटी स्लैब थी वो 0.5 मतलब 500 वो 50 क्यूबिक मीटर तक की वो स्लैब थी। अब उन्होंने स्लैब को भी छोटा कर दिया है, 0.25 क्यूबिक मीटर पे लिया है और उसका रेट उन्होंने 131 था मेरे ख्याल में पिछले साल का रेट, उससे उन्होंने उसको जंप करा के 800 पे ले गए।
ठीक है जी। सो कहाँ 131 रुपये। सो अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अप टू 0.5 वाली जो स्लैब थी, पहले 121 का रेट था, उसको 173 किया इन्होंने। जो 0.51 से 100 का 300 का स्लैब था वो 300 का। अगर मैं इसको थोड़ा कनेक्ट कर लूँ तो एक तो 0.5 तक की स्लैब को इन्होंने स्प्लिट कर दिया है, अब अप टू 0.25 कर दिया है। जो पहले 121 था, फिर 173 हुआ, फिर 300 हुआ, अब 500 हो गया। सो 121 से अब हम माशाल्लाह 500 पे चलेंगे, विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ द जंप अगर आप लोअर स्लैब के ऊपर है। इसी तरह 0.5 से 1 का जो स्लॉट है, जो कि अब मेरे ख्याल में अप टू 1 पे चला गया है, वो पहले 300 था, उसको 300 पे ही रखा है, 300 से 600 पे ले गए हैं, और 600 से अब 850 पे चला गया। 1 से 2 का जो स्लॉट था वो 553 से तकरीबन 700 की है, और इसमें वो अप टू 2 पे चला जाता है अगर हम उस पर करें। लेकिन इसके बिटवीन भी 2 स्लैब्स बन गई हैं। जो अप टू 2 है वो 700 से जंप होके 1600 विच इज़ डबल, और 1600 से जंप होकर अप टू 2 वाला इज़ 1900। सो 1900 का मतलब है कि वो भी 3 टाइम्स बढ़ गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, अच्छा चले, ये तो हो गया। जो 4 ऑनवर्ड्स था वो एक ज़माने में 1460 था। उसकी स्लैब को इन्होंने पहले 5 पे जब लेकर गए हैं तो 3 एंड अबव पे 3712 की है, विच इज़ 2 टाइम्स 3712। अब वो 3712 से अबव 3 से 4 कर लिया उन्होंने। ठीक है, और वो 4 से ऊपर वाले 4000 है, और 4000 से इन्होंने इंक्रीज़ किया 4200 विच इज़ 5%। तो जितना ज़्यादा किया, क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफ़ी चीज़ें एडजस्टेड थी, तो वो कम हो गया है। ये जो बिल मेरे हाथ में है, जो इसकी करंट MMBTU जो 6 Feb की ड्यू डेट थी, तो MMBTU के पर्सपेक्टिव से देखें तो 11.95, और HM3 से देखें तो 3.274। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, जो टोटल बिल इस महीने हमने पे करना है वो 45,190 है। इसको मैं अगर कंपेयर करूं नवंबर और दिसंबर से, सो दिसंबर 2022 में 2 HM3 का जो बिल था वो तकरीबन 3,500 रुपया था, और नवंबर 2023 में 1.6 का बिल, जो कि कंपैरेटिवली कम था 2022 से, लेकिन 3 टाइम्स ज़्यादा बिल आया, 11,000 रुपये का बिल बना आपका। और अभी के टाइम पे अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो हमारा 45,000 का बिल बन रहा है। सो बेसिकली नवंबर 2023 से फरवरी में अगर 100% इंक्रीज़ था तो 300% आपका बिल ज़्यादा आया है। और अभी जो हमारी एस्टिमेशन है इस महीने का कितना बिल बनेगा जो अभी के रेट के लिहाज से? तकरीबन 82,000 रुपीज़ बिल बनेगा। ये वो बिल है जो कि इसी महीने में पिछले साल में। और ये कितने MMBTU पे बना रहे हैं आप ऐसे जो बिल? तकरीबन आई थिंक 14 MMBTU और 15 MMBTU का शायद ये बिल होगा। सो यही बिल जो मैं देख रहा हूँ ये 12 MMBTU पे है, सिर्फ 2 MMBTU आपका बड़ा है, लेकिन आपका जो टोटल बिल आएगा आप नए रेट्स के ऊपर वो 80,000 प्लस पे आ रहा है। और यही बिल अगर हम लोग पिछले साल देखते तो ये बिल 20 से 25,000 होता। जो 4 की स्लैब थी, अगर आप वो जो पहली वाली लिस्ट है उसको देखें, जो 4.0 की स्लैब है, 4.0 की स्लैब पे पिछले साल के बिल्स वर अराउंड 25 से 28,000 के अराउंड में, टैक्सेस वगैरह और बाकी चीज़ें ऐड करके कोई 28,000 तक का बिल होता था 400 क्यूबिक मीटर्स का। वही 400 क्यूबिक मीटर्स का बिल इस साल 80,000 के ऊपर आ रहा है, जो कि 92,000, 96,000, 1 लाख तक के बिल्स आए हैं। सो जो परसेंटेज वाइज इंक्रीज सबसे लोअर स्लैब को सबसे ज़्यादा पड़ा है, लेकिन क्योंकि उसकी अमाउंट ही इतनी कम होती है कि वो उनको कुछ 100 का डिफरेंस पड़ता होता है। लेकिन वो भी जो है हिस्टोरिकली 500 रुपये से बिल लेके वो भी 1,800, 2,000, 2,250, 3,000 तक वो बिल चला गया। ठीक है, उनके लिए भी जो एक बंदा जो कि गरीब है, खैर वो उसमें उन्होंने एक प्रोटेक्टेड यूनिट और अलग रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी उन्होंने अलग रखी हुई है। सो इवन इफ यू आर इन अ नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी, यू आर इन दीज आर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी बिल्स, सो इसलिए आपका जो है ना वो 500 रुपये का आपको यूनिट पड़ेगा। सो अगर आप चूल्हा भी जलाए, सिर्फ क्या है वैसे प्रोटेक्टेड की क्या स्लैब होगी? सो प्रोटेक्टेड की स्लैब्स जो हैं वो बेसिकली ये लोग उन लोगों को एवेल्यूएट करते हैं जो कि पूरा साल जिनकी यूजेज एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ती, या एक फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द ईयर उनकी जो यूजेज है एक पर्टिकुलर स्लैब से बड़ी नहीं बनती। दैट मीन्स दिस इज़ अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग कि ये लोग जो हैं दीज आर दोज पीपल हु आर नॉट वेरी फाइनेंशियली वेल टू डू, सो दैट मीन्स इनकी गैस की यूजेज है ही कम। ठीक है, और वो प्रोटेक्टेड का अगर मैं देख लूँ जो करंट रेट आया, इवन उसमें भी इंक्रीज़ आई है कि जो एग्जिस्टिंग बिल था अप टू 0.25 HM3 तो वो 121 से इंक्रीज़ हो गया 200 पे। सो इसका मतलब है कि
जो लोअर तबका था जिसको हम प्रोटेक्टेड कह रहे थे उसको भी 65% इंक्रीज़ आएगा, उसको भी इंक्रीज़ आएगा बिल्कुल। सो विच इज़ अगेन स्टिल 200 का जो रेट है वो 500 से कम है जो नॉन प्रोटेक्टेड में है, तो इट इज़ लाइक हाफ से भी कम, तकरीबन 30% 40% का रेट है, 40% का रेट होगा। अप टू 0.5 के ऊपर 150 का रेट था 250 हो गया, 67% इंक्रीज़। अप टू 0.6 के ऊपर अप टू 0.6 यानी कि वो जो दो स्लैब थी ना इसकी तो 4 स्लैब्स डिफरेंट की है। अप टू 0.9 पे 350 है, 0.6 पे 300 है, अगेन 50% और 40% का इंक्रीज़ है। सो ये जो गैस के करंट बिल जो सबको आएंगे ना, आप इसको 2 महीने से पहले कंपेयर करेंगे तो कम से कम डबल तो होंगे हर एक के, ठीक है। आप इसको 1 साल से पहले करेंगे तो 2 से 3 गुना होंगे। तो ये अब एक नॉर्मेलिटी समझ लें आप कि अब आपका जो स्टैंडर्ड है ना उसमें गैस एक अच्छा खासा आपको बर्डन पड़ेगा पर मंथ के लिहाज से कि क्या है। एक जो मुझे इसमें बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि टीवी लाइसेंस की कोई फ़ीस नहीं है टीवी लाइसेंस इससे छूट दी गई है और वो मेरे ख्याल में बिजली में बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलेगी। इसमें इन्होंने एक और लाइसेंस दे दिया ना, लाइसेंस टू यूज़ गैस। तो इसमें कुछ और इन्होंने चीज़ें भी जो मामूली ऐड कर दी हैं, वो हैं फिक्स चार्जेस। तो पहले आपके पुराने बिल्स के अंदर, पिछले 1 साल या उससे पुराने बिल्स के अंदर, 2 साल पुराने बिल्स में मीटर का रेंट सिर्फ 40-50 रुपये होता था, थोड़ा सा मीटर का रेंट होता था। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज, जब उनको पैसे और उन्होंने अपने शॉर्टफॉल्स वगैरह को जब बैलेंस आउट करना था तो उन्होंने मीटर का रेंट बढ़ा के 500-600 रुपये किया। तो ऑब्वियसली पब्लिक बैकलैश आएगा, ये देखिए जी मीटर तो हमारे पास 5-5 साल से लगे हुए हैं, आपने अचानक इसका रेंट 40 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया। तो उन्होंने मीटर का रेंट दोबारा 40 रुपये कर दिया, लेकिन उन्होंने फिक्स चार्जेस कह दिया कि अच्छा जी अगर आप जो हैं वो 1.5 क्यूबिक मीटर की HM क्यूब की स्लैब से नीचे तो आपको 1000 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे, 1000 रुपीज़ फिक्स चार्जेस हैं, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उससे ऊपर हैं तो आपके 2000 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। फिक्स चार्जेस क्या होंगे सर? फिक्स चार्जेस आर फिक्स चार्जेस, दे हैव बीन फिक्स्ड। ये फिक्स्ड ये आपको फिक्स करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कैन नॉट इवन फाइंड आउट व्हाट दे आर। लेकिन ये फिक्स चार्जेस हैं उनकी तरफ से फॉर वट एवर दे डीम नेसेसरी टू सेटल दीज चार्जेस अगेंस्ट। अब आप सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान का टोटल जो गैस कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर है, वो 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ और 8 लाख है। 1 करोड़ 8 लाख को अगर आप ये कहें कि चलें 1/3 भी इसमें से जो है वो इससे ऊपर है, 2000 से ऊपर है, तो 33 लाख आपका जो कंज्यूमर है अगर वो 2000 रुपये दे रहा है तो और ये जा किसके पास होगा? SNGPL के पास जा रहा है। दिस इज गोइंग टू SNGPL। दिस इज टू कवर देयर व्हाटएवर शॉर्टफॉल्स ऑफ रेवेन्यू दे हैव, दिस इज टू कवर दोस शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यूज। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज पे तो मैं आता हूँ अभी मैं ज़रा इसको कर लूँ। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जनरल सेल्स टैक्स है। और जब हम बात करते हैं कि ये रिटेलर्स टैक्स नहीं देते, एग्रीकल्चर वाले टैक्स नहीं देते, तो एक आम बंदे पे किस तरह पड़ती है। ये 45,000 रुपये का बिल है और उस 45,000 के बिल के अंदर 2,000 फिक्स चार्जेस हैं, तकरीबन 6,900 7,000 रुपया आपके GST है। अगर 7,000 और 2,000 9,000 में निकालूँ तो एक्चुअल बिल जो था वो 36,000 था और 9,000 रुपया मैं टैक्सेशन और फिक्स चार्जेस में दे रहा हूँ। चले फिक्स चार्जेस को भी करने को SNGP के एंड पे हैं। तो एज ए आम बंदा जो सैलरी से भी टैक्स दे रहा है, जो पेट्रोल पे जा रहा है लेवी भी अलहदा दे रहा है, फिर जब वो गैस कंज्यूम करता है वो 7,000 रुपया बिल भी पे कर रहा है, और फिर हम जब ये सोचते हैं कि एक आम रिटेलर जो है वो 3,000 रुपया टैक्स नहीं दे सकता क्योंकि मुल्क में बड़ा ज़्यादती हो रही है उसके साथ, तो ये एक आम बंदा जिसमें 1 करोड़ बंदा है जो कि टैक्स दे रहा है और उसके टैक्स से आपका GST कट रहा है। जब हम इन बैलेंस की बात करते हैं, जब हम ऐसी बात करते हैं कि जिस पे हमें समझ आ जाएगा और हम ये भी कहते हैं जी कि एक हमने रिलीफ कैसे देनी है एक आम बंदे को, तो रिलीफ ऐसे नहीं मिलती है। अगर आप 7,000 दे रहे हैं और जिस तरह का वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर 2,000 रुपये का आप हर एक को दे रहे हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन आप इनडायरेक्टली देखें तो शायद वो बेचारे 2,000 से ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हों इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। तो जो इम्बैलेंस है हमारे मुल्क में वो इस वजह से है कि हमने एक ख़ास तबके को छूट दी हुई है और हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं एक अवाम के पर्सपेक्टिव से कि हमें जो बिल में ना, और हम लाइन बाय लाइन ही देखते हैं कि हम GST कितना दे रहे हैं, हम फिक्स चार्जेस कितना दे रहे हैं, हम कंजम्पशन किस तरह दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि हमें इधर एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, दूसरा अशर भाई ये बताएं कि अभी भी जो गैस के बिल की इंक्रीज़ हुई है, तो क्या ये इंक्रीज़ का मतलब ये है कि अभी हम स्टैंडर्डाइज रेट के ऊपर हैं या अभी भी कोई चांस है इसके इंक्रीज़ होने का फ्यूचर में? जी अभी भी इसका चांस है। चांस क्या, शोर शॉट है, बिकॉज IMF इज़ लूमिंग, इट वांट्स टू मेक ऑल ऑफ योर नेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉट टू ब्लीड मनी. So SNGPL and SSGC has been bleeding money for decades. What is the sort of the attempt? मैं सॉरी आपको यहाँ से वो कर रहा हूँ, मैंने SNGP में डायरेक्ट इन्वेस्ट भी किया हुआ है
और इतना प्रॉफिट दिया है इन्होंने माशाल्लाह पिछले 3 साल में, पे आउट देते हैं हर क्वार्टर के ऊपर। तो वो कभी भी एज ए शेयर होल्डर ना हमें समझ नहीं आती है कि ये तो मैं बाद में सुनता हूँ कि दे आर सेटल लॉसेज, फिर वो एक सर्कुलर डेट का इशू जाता है और फिर ये हो जाता है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर आई एम वेरी हैप्पी। सो वो इसीलिए है क्योंकि फॉर द लास्ट 3 years, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स एक्चुअली, SNGPL and these gas supply companies are now allowed to recover whatever they are putting in to supply you the gas. इससे पहले तो इनको कहा जाता था जी आप गैस दे दें, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। हम का मतलब गवर्नमेंट है। सो कहते थे अच्छा जी इन साहब ने जो है ना पूरी रात गीज़र ऑन रखना है, इनको आप गीज़र ऑन रखने के लिए पूरी रात जो है ना वेरी हॉट के ऊपर आप इनको गैस दे दें। उस गैस देने के ऊपर कुछ अरब रुपए SNGPL के पैसे आ जाते थे, लग जाते थे, बैलेंस शीट्स में वो सारा कुछ आ जाता था। गवर्नमेंट सब्सिडी देती कोई नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने जो पैसे ट्रांसफर करने थे तो सब्सिडी के अगेंस्ट, वो तो उसको नहीं मिलते थे, उसकी तो कॉस्ट आ गई ना वहाँ पे। अब वो क्या आपको शेयर में वैल्यू देगी, कैसे वो आपको जो है ना प्रॉफिट दिखाएगी जब जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस्ड मनी है उसको देने के लिए वो उसको मिला ही नहीं। बट नाउ which is very late but it is finally happening कि SNGPL and SSGC now are allowed to set the prices at which they can at least balance their books on। ठीक है, पुराने लॉसेस वगैरह को निकाल के एटलीस्ट ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी उनको कुछ ना कुछ हो सके। आई थिंक इसमें जो कैश फ्लो का इशू आता था ना, होता क्या था कि ये थोड़े मैंने पॉडकास्ट 1-2 पहले भी किए हुए हैं। सो दे गेट प्रोक्योर गैस फ्रॉम PPL, OGDCL, ये जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो तो दे देती थी। SNGP के पास आता था, SNGP कंज्यूमर को दे देता था, कंज्यूमर से बिल आया SNGP के पास आ जाता था, और जो डिफरेंस और जो भी हम सब्सिडाइज रेट पे होता था, ऑब्वियसली सब्सिडाइज रेट पे था, तो उसको कवर आपकी गवर्नमेंट ने किसी तरह करना था। अब वो कैश फ्लोज में ना OGDCL और PPL के जो रिसीवेबल हैं वो इतने पाइलअप हो चुके हैं, इवन उसके ऊपर PSO भी आ जाता है। ये पूरी चेन ही है, और इसमें यह है कि मैंने आपके देने, आपने उसके देने, उसने मेरे देने, मैंने इसके देने, इसने आपके देने, और ये सारे ना सर्कुलर डेट में है। और सर्कुलर डेट का इतना बड़ा इशू है कि कंज्यूमर के एंड पे अब इन्होंने प्राइस इंक्रीज किया ताकि SNGP ले, और वो जो सर्कुलर डेट है वो हम किसी तरह सेटल कर दें। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर्कुलर डेट का कंज्यूमर प्राइस को इंक्रीज करने से नहीं खत्म होगा। सर्कुलर डेट को इनको खत्म करने के लिए दे नीड टू बी वेरी क्रिएटिव प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर से अगर ये 100% ऑफ द चार्जेस भी लेने शुरू कर दें तो सर्कुलर डेट इनका नहीं क्लियर होना, विच इज इन द ट्रिलियंस राइट नाउ, ठीक है। सो सर्कुलर डेट एक उन लोगों का हेडेक है जो कि क्रिएट हुआ है बिकॉज हमें सस्ती गैस चाहिए थी, बिकॉज समबडी एल्स वांटेड द वोट फ्रॉम अस। बेसिकली ये इस सारी चीज़ का जो क्रक्स और जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो वोट है, ठीक है। इफ़ यू अलाउ मी, आई कैन एक्चुअली टेल यू कि क्यों आज हम लोग इस स्टेट के अंदर हैं, वाई वी आर इन दिस स्टेट, वाई हमारे यहाँ पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, हमारे यहाँ गैस इतनी महंगी क्यों है, हमारे यहाँ बिजली इतनी महंगी क्यों है। बिकॉज हमने कभी इनोवेशन नहीं की। अब इनोवेशन ना करने की एक बहुत बड़ी वजह, लोग कहेंगे अच्छा जी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं थी, आपके पास XYZ अच्छा नहीं था। आई थिंक द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट इज़ पॉलिटिक्स। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से कि हाउ कैन पॉलिटिक्स और अ पॉलिटिशियन इनहिबिट इनोवेशन। जब आपने हर चीज़ पे जो कि आपको कॉस्ट करनी है उस पर आपने सब्सिडी दे देनी है, एक चीज़ 1000 रुपये की कॉस्ट कर रही है और आपने उस पर कहा यार कोई बात नहीं तुम 250 रुपये की ले लो, वोट मुझे दे देना बस, ठीक है, तो उस पर क्यों इनोवेशन होगी? वाई वुड एनीवन इनोवेट टू मेक इट बी मोर एफिशिएंट ताकि उस पर खर्चा कम हो? नोबडी वुड से, वो तो कहेंगे अच्छा यार चलने दो, दैट्स इट। जापान इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, थोड़ी सी उसकी पॉपुलेशन है पाकिस्तान के मुकाबले में। इट मेक्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली। क्या जापान अपने कंज्यूमर्स को, अपने होम कंज्यूमर्स को सब्सिडी नहीं दे सकता कि वो सस्ती गैस दे देता? इट डिड नॉट। एंड दैट इज़ वाई आजकल जो मार्केट के अंदर रिफर्बिश्ड जापानीज़ हीटर्स हम लोग बड़े शौक से ख़रीदते हैं, जो वो ब्लोअर वाले रिफर्बिश्ड डिजिटल हीटर्स होते हैं कि हमने टेम्परेचर 25 डिग्री उस पर सेट कर दिया तो 25 डिग्री पे वो खुद ही लो हो जाता है। दैट इज़ वाई द जापानीज़ मेड दोज हीटर्स बिकॉज द गैस वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन जापान इन द 80s and 90s। दैट क्योंकि जापान ने उसको सब्सिडाइज नहीं किया तो द कंपनीज रिनाई, ओसाका गैस, टोक्यो गैस, ऑल ऑफ दीज कंपनीज दे मेड दोज हीटर्स ताकि लोग उसी गैस को मोर देन 2 or 3 times द एफिशिएंसी बर्न करें ताकि उनकी गैस की कंजम्पशन कम हो और एक नेशनल ट्रेजर जो कि गैस उनको सप्लाई हो उसको मोर एफिशिएंटली बर्न कर सकें। आज वही 90 के बनाए हुए हीटर्स जो जापान के अंदर थे, आज हम उन्हें पाकिस्तान में 2020, 21, 22, 23, 24 में इंपोर्ट करके अपने घर में चला रहे हैं। वो 90 का बनाया हुआ हीटर आज भी चल रहा है, मेरे घर पे चल रहा है वो, ठीक है ना। उसकी वजह से अगर आप 4 प्लेट या 3 प्लेट वाले हीटर से उस हीटर को आप रिप्लेस करते हैं तो आपका सिर्फ गैस की कंजम्पशन वहीं से आधी कम हो जाती है। बट वी नेवर मेड दैट। वी आर द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है हम,
और हमारे यहाँ इनोवेशन का ये हाल है। करोड़ तो गैस के यूजर्स हैं, जो करोड़ गैस के यूज़र्स हैं, ठीक है, करोड़ गैस के यूज़र्स दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होंगे शायद इस तरीके से, एक्सेप्ट ऑब्वियसली इंडिया एंड वो, लेकिन पाइप गैस नेटवर्क पाकिस्तान का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पाइप गैस नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड वी नेवर वेंट टूवर्ड्स एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट बर्नर्स, मोर एफिशिएंट गीजर्स, मोर एफिशिएंट हीटर्स, बिकॉज वोट चाहिए था एक पॉलिटिशियन को। उसने कहा भाई गैस मुफ्त की ले लो, पूरी रात चला के रखो, मुझे वोट दे देना एट द एंड ऑफ द डे। और अलमिया क्या है कि वोट भी नहीं मिलता, यानी कोई कंसेक्यूटिवली दो गवर्नमेंट में इसी वजह से नहीं आता कि आपने मुझे गैस सस्ती दी थी तो चलें आप वोट ले लें। हम अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें, जब अगेन बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे ही आता है। ये जो GST मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरा बिल भी नहीं बनता था 1 साल पहले। मेरा बिल अगर मैं देखूँ तो ऑन एवरेज 2500, 1200, 1500, 1800, एक उसमें तो 400-500 भी आया हुआ है, और इस महीने का सिर्फ GST 7000 रुपये है। तो अब ये देखें कि इम्पैक्ट इनडायरेक्टली मुझे आपने पहले फीड किया और फिर अब आप मेरे मुंह से वाला छीन भी रहे हैं एक लिहाज से, बिकॉज आपकी इनएफिशिएंट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से अब मैं उसका डबल या 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा वो करूँगा। चले सर, ये तो हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना इसको मोल्ड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ के कंट्री के पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गैस इन द कंट्री, और हमारी उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट कंजम्पशन क्या है, और डेफिसिट हमारा किधर पे आता है ना, ये क्यों हमें अभी इस तरह के प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। सो हमारी जो इस वक्त कंट्री की प्रोडक्शन है, इफ़ आई मे कंसल्ट अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारी गवर्नमेंट एनुअल बेसिस पे प्रोड्यूस करती है। सो हमारी प्रोडक्शन जो है गैस की फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22 इज़ 1.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। ये सालाना है, ये सालाना है। दिस इज़ फॉर द होल ईयर ऑफ 2021-22 टिल द एंड ऑफ 30th of June, ठीक है। अच्छा, हमारी जो कंजम्पशन है वो 1.34 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, ठीक है। ये तकरीबन 100 and something बिलियन क्यूबिक फीट का पूरे साल का एक डेफिसिट है। वो डेफिसिट अब ऑब्वियस ही बात है, विल हैव टू इम्पोर्ट गैस फ्रॉम समवेयर, एंड दैट इज़ यूजुअली एंड मोस्टली ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड बाय द फेमस LNG विच वी गेट ड्यूरिंग द विंटर्स, उससे वो कवर होता है, ठीक है। सो 2021-22 के अंदर हम लोगों ने $5 अरब की LNG इम्पोर्ट की है। ये $5 अरब की जो LNG है, दिस इज़, क्योंकि वो LNG है, वो एक लिक्विड बहुत ही कॉम्प्रेस्ड और बहुत ही अल्ट्रा कोल्ड लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। सो उसको इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अगेन MMBTUs। दैट वॉज 398, ऑलमोस्ट कह लें 400 मिलियन MMBTU ऑफ एनर्जी हम लोगों ने इम्पोर्ट की फॉर $5 बिलियन, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट इज़ बेसिकली सप्लाइड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है LNG का अगर हम देखें। सो सबसे बड़ा कंज्यूमर LNG का इज़ बेसिकली द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आपके पास आ जाती है जो पावर जनरेशन है वो आ जाती है, जो आपके पास फीड स्टॉक के तौर पे यूज़ होता है वो आ जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र सेक्टर है वो आ जाता है इसके अंदर। सो वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ वी हैव गॉट ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, वी हैव गॉट फर्टिलाइज़र। ट्रांसपोर्ट में हम CNG कह रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट में हम CNG कह रहे हैं। अगेन अंदाज़ा कीजिए आप लोग हमारा कि हम लोग LNG बाहर से इम्पोर्ट करके अपनी गाड़ियों में जला रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच वी डिड इन द अर्ली 2000s एज वेल, कि जब हमने CNG स्टेशंस लगाए दबा के, और 1 किलोमीटर के अंदर 5-5 स्टेशन थे। 1 किलोमीटर के अंदर 5-5 स्टेशंस थे। अगेन देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग एवरीथिंग विच हैज़ गॉन रॉन्ग, बट दिल घुटता है कि जब 30 रुपये 29 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो आपने उस वक्त अरबों डॉलर अगेन ज़ाय किए CNG प्लांट्स इंपोर्ट करने पे। खुद तो आप CNG प्लांट नहीं बनाते थे ना, आप तो सिर्फ गैस खुद निकाल रहे थे। आपने अरबों डॉलर उस वक्त ज़ाया किए CNG प्लांट्स इंपोर्ट करने पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना देते, CNG किट्स बनाने इंपोर्ट करने पे, उनको गाड़ियों में लगा के, ताकि गाड़ी की पर किलोमीटर कॉस्ट कम हो सके, ताकि आपको 39 रुपीज़ पर लीटर या 30 रुपीज़, 29 रुपये था, 30 रुपये लीटर पेट्रोल होता था उस वक्त, वो ना आपको पे करना पड़े। मेरी पता है, मैंने 40 लीटर का मैंने भी डाला था मेहरान के अंदर, 230 रुपये के अंदर पूरा का पूरा किट पे वो गैस पूरी हो जाती थी। और उसी दिनों पे मुझे याद है कि 600, 700, 800 रुपये की कॉस्ट होती थी आपकी पेट्रोल के ऊपर। सो मैं तकरीबन रफली 500 रुपया सेव कर होता था एक पूरी की पूरी उसकी जगह वो करने के लिए। सो 500 रुपये सेव कर रहे होते थे, बट वेयर डिड दैट लीड अस टुडे? क्या हमने वो 500 रुपया एज इंडिविजुअल्स, और क्या हुकूमत ने वो पेट्रोल की उतनी कम इंपोर्ट करके, जिसको उन्होंने इक्वल आउट कर दिया विद LNG, विद किट इंपोर्ट्स एंड प्लांट इंपोर्ट्स,
कौन सी हमने ऐसी इंडस्ट्री लगा ली पाकिस्तान के अंदर जो कि आज हमें वही अरबों डॉलर वापस दे रही है। एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज अ बिजनेस मैन आई ऑलवेज थिंक अच्छा अगर मैं कहीं से 500 रुपये बचा रहा हूँ तो क्या मैं वो 500 रुपये का जाके बर्गर खा लूँगा, या मैं उस 500 रुपये को बचा के मैं अपनी कंपनी के अंदर किसी एक और प्रोडक्टिव चीज़ में लगाऊंगा। मेक दिस 500 रुपये एज 500 मिलियन रुपीज़ और मे बी 5 बिलियन रुपीज़। अगर मैं कहीं से 5 अरब रुपये बचा रहा हूँ तो क्या उस 5 अरब रुपये से मैं कोई इंडस्ट्री लगा लूँगा, मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बना लूँगा, या मैं उस 5 अरब रुपये से सब्सिडी दे दूँगा आगे और फर्दर। एज अ नेशन एंड एज आवर केयर टेकर्स वी नेवर थॉट अलॉन्ग दोज लाइन्स कि हम लोग जो है ना कभी कोई प्रोडक्टिव चीज़ लगा लें, कभी कुछ खुद भी बना ले जरा, मेक समथिंग योर सेल्फ एज वेल। हर चीज़ इंपोर्ट ही करनी है। जो एक चीज़ हम खुद निकाल रहे थे गैस, वो भी हमने निकाल के गाड़ियों में जलाकर जो है ना मरी नथिया गली वगैरह जाकर और उसके ऊपर वैगनें चला के हमने उड़ा दी। आपको पता है 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें होती थी सीएनजी जब ये शॉर्टेज होना स्टार्ट। जी मैं खुद उस लाइन में रात के 2 बजे जाके खड़ा होता था, ठीक है, क्योंकि गाड़ी में उस वक्त सीएनजी लगी हुई थी, पेट्रोल का एक सॉर्ट ऑफ क्राइसिस था, या पेट्रोल महंगा था, सीएनजी उस वक्त सस्ती थी, तो रात के 2 बजे जाता था मैं, क्योंकि उस टाइम पे लाइन रिलेटिवली शॉर्टर होती थी। मैं सोता था, फिर मैं 2 बजे का अलार्म लगाता था, मैं उठता था, सीएनजी स्टेशन जाके गैस भरवा के मैं वापस आके खड़ी करता था, ठीक है जी गाड़ी। सो दिस इज व्हाट वी डिड विद दैट। सो एलएनजी जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स आर बेसिकली वो इंडस्ट्रियल उसके लिए यूज़ हो रही होती है, एंड दैट कॉस्ट अस क्वाइट अ लॉट। ये 5 अरब डॉलर की सीएनजी है, एलएनजी है, जो कि हमने ऑलमोस्ट 400 मिलियन MMBTU के लिए हमने यूज़ की। पाकिस्तान के अंदर अगर यही प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम इक्वल आउट करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज सिग्निफिकेंटली लेस अगैन, लेकिन क्योंकि हमने यही गैस कंज्यूमर को, डोमेस्टिक कंज्यूमर को सप्लाई करनी होती है, विच कंप्राइजेज ऑफ 23% ऑफ एनुअल यूजेज फॉर द ईयर। 23% जो यूजेज है वो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में ये यूजेज 23% इज़ द बिगेस्ट इज़ द 4 और 5 मंथ्स ऑफ विंटर्स, जिसके अंदर आपका गीज़र आ जाता है और आपका हीटर आ जाता है, ठीक है, टू कीप होम्स वार्म। हमने 5 अरब डॉलर की एलएनजी हमने इंपोर्ट की है ताकि इंडस्ट्री को हम वो दे सकें। कॉन्सिक्वेंटली हम लोगों की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन महंगी चली जाती है। ये एलएनजी फर्टिलाइज़र फीड स्टॉक के तौर पे यूज़ होती है, ये एलएनजी पावर प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होती है, ये एलएनजी और जनरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रही होती है। अभी तो मुझे लग रहा है ये जो गैस प्राइस इंक्रीज आई है पावर में भी इंक्रीज आएगी। जी बिल्कुल आएगी, पावर में इंक्रीज आएगी। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर पावर इज़ बेस्ड ऑन एलएनजी एट द मोमेंट, ठीक है। एलएनजी से उनको प्लांट्स या उनको सप्लाई दी हुई है। सो अगेन बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक पर्पजेज हम लोगों को जो है डोमेस्टिक जो वाटर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो अगैन, ठीक है। बाय द वे इस एलएनजी में से भी जो है ना तकरीबन रफली 3.5-4 मिलियन डॉलर की जो एलएनजी है ना वो डोमेस्टिक को सप्लाई होती है जस्ट टू कवर दैट शॉर्टफॉल एज वेल। 21-22 की बात है मेरे ख्याल में। इस साल उन लोगों ने ये बेवकूफ़ी नहीं की है क्योंकि गैस की लोड शेडिंग इस साल हम सबको पता है काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो बेवकूफ़ी की होती तो हमें गैस अराउंड द क्लॉक मिल रही होती। 21-22 में बेवकूफ़ी हुई है हम लोगों से। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग विद आर गैस इम्पोर्ट। सो वो जो डेफिसिट है ना वो एलएनजी की इम्पोर्ट में होता है और वो इतना सा डेफिसिट हमें 5 अरब डॉलर का कॉस्ट किया। और ये अगर मैं प्रोडक्शन ऑफ द लोकल कंपनीज़ पे भी अगर हम थोड़ा देख लें ख़ास तौर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो 4 लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिसमें मारी पेट्रोलियम हो गया, OGDCL हो गया, PPL हो गया, पोल हो गया, पेट्रोलियम ऑयल लिमिटेड। तो अगर हम थोड़ा इसको भी देख लें कि ये लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गैस, और अगर हम थोड़ा सा इस पे भी बाद में देख लें कि SNGP और SSGC का मार्केट शेयर कितना है जो करंटली कंज्यूमर्स जो ये कर रहे हैं। अगेन प्रोडक्शन बाय कंपनी जो है माड़ी पेट्रोलियम की प्रोडक्शन 2022 के एंड तक थी तकरीबन 281 बिलियन क्यूबिक फीट थी। अच्छा, दिस इज़ अ स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम देयर प्रीवियस ईयर। 272 बिलियन क्यूबिक फीट से उन्होंने थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ किया। और ये 4-5 साल पहले क्या थी सर? अगर हम इसको इस किताब के शुरू से ले जाते हैं 2017 के एंड तक क्या थी, दैट वाज 245। सो 245 से ये चले गए 281 के ऊपर। लेट्स कम टू OGDCL. OGDCL was at 415 billion cubic feet by the end of 2017. By the end of 2022 they are at 363 billion cubic feet. They decreased. अगर आप इसका ACGR लें, accumulated growth rate अगर आप इसका लें, so OGDCL is at -2.7%. और हमारी पेट्रोलियम is at? हमारी पेट्रोलियम is at according to the book +2.7%.
ठीक है। लेकिन अगर आप इनके शुरू और एंड देखें तो देयर इज़ अ क्वाइट अ बिग डिफरेंस, 415 से 362 के ऊपर आना, ये नीचे ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट बिगेस्ट प्लेयर इज़ प्रॉब्ली POL, ठीक है जी। POL की वैसे ही प्रोडक्शन काफ़ी कम है, सो दे वर एट 3 बिलियन इन 2017 एंड दे आर again at 3.8 billion in 2022 and comparatively they are significantly, मेरे ख्याल में 1% है वैसे। 3.4 से 3.8 बिलियन पे आ गए ये लोग, ये उनका 10% भी नहीं, 1% है बेसिकली। 1% of OGDCL, 1% of OGDCL, exactly, ठीक है। then there is PPL, Pakistan Petroleum has been in decline as well। 2017 के अंदर they produced 280 billion cubic feet and in 2022 they produced 237 billion cubic feet, minus 3.3%। so apart from Maari Petroleum, none of them are increasing their जो वो एक्सप्लोरेशन है एक लिहाज से देखा जाए, या एक्सप्लोरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, या इन लोगों को गैस मिल नहीं रही, या अगर गैस मिल भी रही है ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम फॉर अ वेल टू बी एक्सप्लोर्ड टू डिस्कवर गैस एंड देन टू स्टार्ट टेकिंग गैस आउट ऑफ इट। मेरे ख्याल में कोई 5-7 साल प्रॉब्लम अगेन वहीं पे आ जाती है सर। जो आपके डेफिसिट था कि जो ख़ास तौर पे ये जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ में OGDCL, PPL, पोल तो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, ये दोनों के जो पैसे हैं ना फंसे हुए हैं SNGP के पास। अब इनके पैसे फंसे हुए हैं तो ये जितनी गैस प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उतने पैसे इनको मिल नहीं रहे, जब इनको मिल नहीं रहे ना तो ये एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से जो आपके डाटा से नज़र भी आ रहा है, दे हैव नॉट इन्वेस्टेड अ लॉट इन एक्सप्लोरेशन, और कॉस्ट ऑफ अब देख लें कि कहाँ पे चली गई है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो कंपनीज़ हैं, ऑयल होगी, गैस होगी, ये सारे डॉलर में इनकम है इनकी। अगर आपके इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनकी कॉस्ट या इनके जो तरीक़ेकार है द वे दे चार्ज यू, वो इंक्रीज़ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो हो गया कि आपकी प्रोडक्शन और उसकी होगी। अब मैं कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से हिस्टोरिकली कितने कस्टमर्स हैं हमारे डोमेस्टिक में या कमर्शियल में, कोई इस तरह का भी फिगर मिल जाए? सो एट दिस पॉइंट बाय द एंड ऑफ 2022 वी हैव स्लाइटली ओवर 1 करोड़ कस्टमर, ठीक है जी। हमारे पास 1 करोड़ 8 लाख डोमेस्टिक कस्टमर मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। सॉरी, टोटल कस्टमर हमारे पास 1 करोड़ 8 लाख है। ये अच्छा, अगर 24 मिलियन की या 25 करोड़ हम कहते हैं नॉर्मली हमारी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कस्टमर इज़ वन होम, वन कनेक्शन इज बेसिकली वन होम। अच्छा, इसमें जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है दैट इज़ 10.7 मिलियन जो है ना वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है आपके पास, ठीक है जी। सो इसमें से जो आपके पास कमर्शियल कंज्यूमर है, जिनके पास कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं, वो सिर्फ 86,000 कमर्शियल कंज्यूमर्स है, 86,700, 86,700। और जो आपके पास इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं दैट इज़ 11,230, ठीक है जी। ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। और इसकी कोई बाइफिकेशन है कि फॉर एग्जांपल इसमें से SNGP के कितने और SSGC? SNGP बेसिकली नॉर्थ को कवर करता है, SSGC साउथ को कवर कर रहा है। और नॉर्थ के अंदर हम कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कैपिटल प्लस पंजाब प्लस KPK इज़ नॉर्थ, और बलोचिस्तान एंड सिंध जो कराची, ये सारा एरिया इज़ साउथ। ये बेसिकली रफ इसकी बाइफर्केशन यही है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ दिस कस्टमर बिलोंग्स टू SNGPL, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोई बहुत क्लियर इसके अंदर अलग अलग नहीं है, लेकिन SNGPL और SSGC की जो अपनी जो उनकी साइट्स हैं और जो अपनी वो एनुअल रिपोर्ट्स देते हैं उसके अंदर वो बता देते हैं कि हमारे पास एनुअल कस्टमर्स कितने हैं। सो द लास्ट थिंग आई रिमेंबर इस के SSGC का रफली 1 मिलियन से लेकर कोई 1 और 1.5 मिलियन के दरमियान में रफली SSGC का कंज्यूमर है, एंड द रेस्ट इज़ बेसिकली SNGPL का कंज्यूमर। SNGPL का कंज्यूमर ज़्यादा इसलिए है बिकॉज लाहौर इज़ अ वेरी डेंस सिटी। लाहौर के अलावा आपका लाहौर और ये पंजाब बहुत डेंस है, KPK काफ़ी डेंस है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल सिंध एंड बलोचिस्तान, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंस एरिया बेसिकली आपका कराची का है। So the largest number of domestic consumers that SSGC has is obviously in Karachi, and the rest is very less dense in terms of gas supply and everything. पंजाब के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पंजाब के अंदर सप्लाई नेटवर्क बहुत एक्सटेंसिव है, तो इसीलिए उनका जो ओवरऑल कस्टमर साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है वो SSGC के पास ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल कस्टमर SNGPL के पास, जो मुझे उनके कुछ लास्ट फिगर्स फ्रॉम द रिपोर्ट्स याद पड़ते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स SNGPL के कम हैं, SSGC के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सिंध के अंदर कुछ थोड़ी सी आपके पास इंडस्ट्री की ज़्यादा है, प्लस सिंध के अंदर कुछ आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो भी ज़्यादा लगे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ के हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल कंजम्पशन हमारी डोमेस्टिक में जा रही है, ये कितनी होगी ऐसे? और सो अगर हम इसकी विद टर्म्स ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से हम सेक्टर वाइज देखें तो एज ऑफ एंड ऑफ 2022 वी हैव गॉट 23% इज डोमेस्टिक, पावर सेक्टर इज ऑलमोस्ट नियरिंग 29%, 28% is power sector,
फर्टिलाइजर सेक्टर इज़ 16.8% आपके पास है। जनरल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 17% हैं। देन देयर इज़ ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, कमर्शियल, ये 1 पॉइंट समथिंग। फर्टिलाइजर इज़ 7% एंड देन द रेस्ट आर ये आपका 1% इस तरीके से कर रहे हैं। SSGC को इन्होंने सेपरेटली जो है ना वो 3.52% दिखाया हुआ है, क्योंकि SSGC अपनी बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर उनके शेयर नहीं हुए हुए। एज पर द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ दिस रिपोर्ट SSGC के नंबर्स अवेलेबल नहीं थे। 29% पावर का मतलब है कि आ रहा है गैस, बिजली का बिल भी ज़्यादा। जी बिल्कुल, बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है। अब ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली टेल अस के प्लीज़ चीज़ों को ना और एफिशिएंटली इस्तेमाल करें। चलें, अब मेरे ख्याल में इज़ द राइट टाइम टू नाउ कम बैक टू द प्रोडक्ट विच यू आर वर्किंग। थोड़ा सा डिटेल में करने का यही मकसद था कि हम थोड़ा प्रॉब्लम को समझ सकें। अब जो आपका सोल्यूशन है इजी गीज़र, हाउ इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग यूजर्स टू सेव देयर मनी, मैं सिंपल उसमें हम बात कर लें। इसका थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा बता दें कि किस तरह आपने स्टार्ट किया और वेयर यू आर राइट नाउ एंड हाउ इट कैन बेसिकली सेव पीपल मनी एज वेल। सो इजी गीज़र का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आपका गीज़र उसी टाइम पे ऑन होना चाहिए और उसी टेम्परेचर के लिए ऑन होना चाहिए जिस टाइम पे आपको जितना गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका गीज़र ऑन है तो वो बिला वजह ऑन है एंड ऑब्वियसली इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। एंड क्योंकि आपने स्लैब सिस्टम देख लिया तो जितना ज़्यादा उसके अंदर उस स्लैब में ऐड होता जाएगा उतना आपका मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। वन वे ऑफ डूइंग दैट इज़ कि आप दिन में 12 दफ़ा बाहर जाएं, अपना गीज़र ऑन करें, ऑफ़ करें, ऑन करें, ऑफ़ करें और आप उसको वापस आ जाएं, और दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। इफ़ यू आर रेडी फॉर डूइंग इट, आपकी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होगी इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा इस साल में SNGPL ने हमें इस काम को करने में हेल्प इस तरह किया कि वो गैस ही बंद कर देते हैं ठीक है जी। वो कहते हैं सर आपकी वर्जिश थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें काम करते हैं कि हम दिन में ना 3 टाइम दवाई की तरह आपको गैस देंगे, ठीक है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को, ठीक है। बिकॉज दे नो दैट पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू टर्न ऑफ देयर गीजर्स। सबसे बड़ा हमारा वेस्टेज गीज़र के अंदर ही है नहीं, और कैजुअलिटीज़ भी ये हीटर ऑन, और इस वजह से एक आध फैमिली तो मैंने देखा है वो इतना गंदा एक्सीडेंट था कि पूरी की पूरी फैमिली उस पर वो हो गई थी रात को ऑन करने की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग रात को गैस के हीटर्स ऑन छोड़ के सो जाते थे, रात को गैस बंद हुई, वापस आई, गैसेस उसकी एक्यूमुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ होती है, ठीक है। आई नो पर्सनली ऑफ एन इंसिडेंट जहाँ पे गैस लीक और एक बटन के स्पार्क की वजह से देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन इन दैट बिल्डिंग, और उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ हुई, ठीक है। सो SNGPL ने थोड़ा सा हेल्प करना शुरू कर दिया बाय टर्निंग ऑफ एंड ऑन गैस। थोड़ा इस साल उन्होंने ये वाला काम शुरू ज़्यादा तेज़ी के साथ कर दिया, ठीक है। एंड देन द थर्ड वेज जो कि आजकल वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें उस साइड पे जा रही हैं, दैट यू नीड टू हैव स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, ठीक है। स्मार्ट थर्मोस्टैट्स क्या होते हैं कि स्मार्ट थर्मोस्टैट्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप रोज़ सुबह अपना एक अलार्म सेट करते हैं कि जी मंडे टू फ्राइडे मैंने सुबह जो है वो 7:30 बजे उठना है। फजर का टाइम, फजर का अलार्म आपने मंडे टू संडे रोज़ का लगाया हुआ होता है कि जी रोज़ मैंने सुबह 5 बजे उठना है फजर के लिए, या 5:30 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, ठीक है। और बाकी के अलार्म्स आपने डिफरेंट लगाए हुए होते हैं। शाम को अगर आपने किसी भी मकसद के लिए कोई और अलार्म है तो आप मल्टीपल अलार्म्स लगा सकते हैं। द स्मार्ट थर्मोस्टैट्स फंक्शन इज़ द सेम कि आपको किस दिन किस टाइम पे कितना गर्म पानी चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूरोप के अंदर ये स्मार्ट थर्मोस्टैट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और बहुत इफेक्टिव है वहाँ पे। विद द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गैस दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। सो दिस इज़ व्हाट वी इंटेंडेड टू डू एज वेल, कि यूज़र के पास एक इफेक्टिव वे होना चाहिए कि वो अपने गीज़र को टाइमली ऑन भी कर ले, टाइमली ऑफ भी हो जाए, जिस टाइम पे जितना गर्म पानी चाहिए वो उसको मिल जाए, उसके अलावा गीज़र आपका ऑफ रहे। द गीज़र कंट्रीब्यूट्स टू ओवर 60% ऑफ योर गैस बिल। एक एवरेज हाउस होल्ड का जिसमें 4 से अगर 5 अफराद रहते हैं और उसमें 2 से 3 एडल्ट्स हैं अगर उसके अंदर, तो गीज़र का जो यूजेज है, क्योंकि हम लोग अनचेक्ड यूजेज रखते थे पहले, तो 60% या 70% वो गीज़र का जो यूजेज था दैट वाज बेसिकली एडिंग अप टू योर बिल। हमारा मकसद था कि हम उसको यूज़र को हेल्प करें उसको कम करने में। अच्छा, गीज़र के अंदर इट्स वेरी डिसप्रोपोर्शनेट वंस यू स्टार्ट रिड्यूसिंग योर यूजेज। आपने रिडक्शन अपनी यूजेज की होगी बाय 15 या 20%, आपका बिल हाफ हो जाएगा। रीज़न क्योंकि आप एक स्लैब नीचे आ जाएंगे। हमारा मकसद था कि यूज़र को किसी तरीके से चौथी से तीसरी स्लैब में ले आए, तीसरी स्लैब वाले को दूसरी स्लैब में ले आए, 5वें वाले को चौथी स्लैब में ले आए, 550 क्यूबिक मीटर, 80 क्यूबिक मीटर, 100 क्यूबिक मीटर गैस वो किसी तरीके से रिड्यूस कर ले। एंड दैट इज व्हाट वी अचीव्ड एज वेल। सो दिस इज व्हाट इजी गीजर डज। आपके गीजर को यूज करना, कोई ऐप ही होगी जिससे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, उस पे जरा थोड़ा बता दें। सो दिस इज व्हाट इजी गीजर डज। इट हेल्प्स यू use your geyser very easily. With the app you can very easily schedule your geyser. You give it a start time,
यू गिव इट एन एंड टाइम एंड यू गिव इट अ टेम्परेचर कि भाई सुबह 5 से 6 बजे मुझे वार्म वाटर चाहिए फजर के वज़ू के लिए, यू डोंट नीड हॉट वाटर फॉर वज़ू, ठीक है, वार्म वाटर इज़ इनफ। सुबह 7 से 9 बजे या 10 बजे के लिए क्योंकि ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, यू नीड हॉट वाटर फॉर शावर्स, 2 घंटे के लिए आपको चाहिए। तो 2 घंटे के लिए आपने उसको कन्फिगर कर दिया कि 7 से 9 बजे के ऊपर पानी हॉट चाहिए या वेरी हॉट चाहिए अगर ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले हैं। 2 घंटे के बाद अगर घर में कोई नहीं है तो कन्फिगर करते हैं ऑफ, या कन्फिगर कर दें कि वार्म वाटर चाहिए। घर में वार्म वाटर यूजुअली अगर घर में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो वार्म वाटर का दिन में यूजेज होता है। नाउ प्रीवियसली जो आपने डायल अपना हॉट पे छोड़ा हुआ होता था वो पूरा दिन हॉट मेंटेन कर रहा होता था 24 आवर्स अ डे। नाउ वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वो हॉट मेंटेन कर रहा है, बाकी का टाइम वो सिर्फ वार्म वाटर मेंटेन कर रहा है। सो वार्म वाटर को मेंटेन करने में यू आर गोना स्पेंड कंसिडरेबली लेस अमाउंट ऑफ गैस। शाम को मे बी इफ़ यू नीड अनदर आवर ऑफ सो हॉट वाटर यू कैन सेट इट, अदरवाइज रात को 9 बजे 10 बजे लोग अपने गीज़र को ऑफ कर देते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू रिड्यूस योर गैस बिल बाय रिड्यूसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर कंजम्पशन। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी अचीव्ड फॉर आवर इनिशियल कस्टमर्स एज वेल। आवर कस्टमर्स रिपोर्टेड अ रिडक्शन समटाइम्स 50%, समटाइम्स 17-80% एज वेल। जिन लोगों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी उनकी 70% रिडक्शन भी हुई, ठीक है। जिन लोगों की ऑलरेडी मिनिमम एवरेज कंजम्पशन थी उनके बिल्स हाफ हो गए, कुछ की 30% रिडक्शन हुई। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड बिगेस्ट पेन पॉइंट। ये जो आप बता रहे हैं ये पुरानी स्लैब के ऊपर है ना? ये पुरानी स्लैब के ऊपर है, ठीक है। अब तो माशाल्लाह वो एक स्लैब के ऊपर भी 200-300% है, तो उसका एक स्लैब नीचे जाना ही 50% से ज़्यादा की आपकी बचत। एग्जैक्टली, एक स्लैब के नीचे जाना ही आपके 30,000 रुपये की बचत है, प्रोबेबली 30,000 रुपीज़ आपका एक स्लैब में बच जाएगा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो कि घर में बुज़ुर्गों का, इवन हम लोगों का सबका, सुबह 6 बजे पहले उठ के गीज़र को झुक के माचिस की तीली या लाइटर दिखा के गीज़र का पायलट पहले ऑन करें, क्योंकि गैस तो रात को चली जाती है, दिन में भी 3 से 4 दफ़ा गैस चली जाती है। अब वो पीछे ख़वातीन की कॉल आती है, अजी सुने गीज़र कैसे ऑन होगा, ठीक है। घर में बुज़ुर्ग हैं, वालदैन हैं, उनके लिए झुकना या गीज़र को ऑन करना प्रॉब्लमेटिक है। समटाइम्स बुज़ुर्गों के हाथ वगैरह जले गीज़र को ऑन करते हुए। सो वी एडेड अनदर फीचर विच वॉज ऑटो इग्निशन। So auto ignition was something that at the time we started working on this was non-existent in anything in Pakistan. There were a couple of devices जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल थी ऑटोमेशन की गीज़र्स वगैरह के लिए, लेकिन नथिंग वाज इग्नाइटिंग द गीज़र ऑटोमेटिकली। अब अगर आपका गीज़र ऑटोमेटिकली इग्नाइट ही नहीं हो रहा, ठीक है, आपको पायलट खुद जाके उसको ऑन करना है, तो उसके बाद में उसकी टेम्परेचर कन्फिग्रेशन की ऑटोमेशन का क्या फ़ायदा अगर आपको दिन में 3 दफ़ा खुद ही गीज़र को पायलट ऑन करना है। तो दैट वाज द बिगेस्ट पेन पॉइंट नाउ विच वी आर सॉल्विंग कि गीज़र ऑटोमेटिकली इग्नाइट होगा, आपके कन्फिगर्ड या आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर पानी को गर्म करेगा और ऑफ हो जाएगा। So it's not right now available, you are testing it right now? नहीं, it has been available for 3 seasons now, ठीक है। दिस इज द मिनिमम फीचर सेट विच वी रोल्ड आउट कि ऑटो इग्निशन ज़रूर होनी चाहिए और टेम्परेचर कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय ऐप एज वेल जो आप बना रहे हैं, या उसका ऑटो इग्निशन इज ऑटो इग्निशन। जस्ट टाइम पे गीज़र को ऑन करने का टाइम आता है, वो उसको इग्निशन के लिए स्पार्क ऑन करता है, गीज़र ऑन होता है। अगर गीज़र का ऑन फॉर एग्जांपल उस टाइम पे गैस नहीं आई, वो 10 मिनट बाद दोबारा रीट्राई कर लेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई अगेन आफ्टर 10 मिनट्स। वो उतनी दफ़ा रीट्राई करेगा जितनी दफ़ा गैस आ जाएगी, ठीक है। यूजुअली विद इन द आवर गैस आ जाती होती है, ठीक है, मैक्सिमम विद इन द आवर आ जाएगी आपके पास गैस। सो इट वो टर्न ऑन, ऑटो इग्निशन उसके ऊपर करेगा, गीज़र ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा। दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी बीन इन द मार्केट फॉर 3 सीजन्स नाउ। वन ऑफ आवर अर्लीस्ट कस्टमर्स, दिस वुड बी देयर 3rd सीजन ऑफ यूजिंग दिस डिवाइस बेसिकली, ठीक है। एंड दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फीचर टू इनकॉर्पोरेट। गैस को ऑन या ऑफ कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल कि जी आपने गैस को एक वाल्व ऑन ऑफ कर दिया आपने, वो मुश्किल काम नहीं है। गीज़र को इग्नाइट करना, उसको वो 15,000 वोल्ट का स्पार्क प्रोवाइड करना यूजिंग अ डिजिटल सिस्टम, एंड उस फ्लेम को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करना। ऑब्वियसली बात है, आप फ्लेम को ऑन करके छोड़ तो नहीं सकते ना कि हाँ यार ऑन हो गया जाने दो, सिस्टम देख लेगा बाकी। यू हैव टू बी श्योर, द सिस्टम हैज़ टू बी श्योर दैट वंस द इग्निशन हैज़ अकर्ड देयर इज़ अ फ्लेम अवेलेबल, वरना तो वो वाल्व ऑन करके छोड़ देगा ना, हाँ यार इग्निशन भी होगी, गैस भी होगी, जाने दो, ठीक है। क्या पता इग्निशन हुआ ही नहीं है, गैस लीक हो रही है, ठीक है। सो हैविंग दीज 2 थिंग्स वर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अस एज वेल, कि मेक श्योर कि इट इज़ एबल टू इग्नाइट एंड द इग्निशन एंड द फ्लेम इज पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड आफ्टर इट इज़ कंप्लीटेड।
एक चीज़ मैं देख रहा था, जिस तरह बिजली के बिलों में आता है ना, पीछे लिखा होता है शाम 5 से रात 9 बजे तक पीक टाइम है, तो इसमें तो कोई इस तरह का स्लॉट नहीं है कि रात के टाइम पीक है, दिन के टाइम पीक है, या ऑफ पीक टाइम? इसमें स्लैब है ना, ये स्लैब सिर्फ कंजम्पशन बेस के ऊपर, कंजम्पशन किस टाइम पे आपकी होती है उससे कोई वो नहीं है इसका। सो बिजली के अंदर भी जो बेसिकली आपकी जो स्लैब्स हैं ना, जो स्लॉट्स हैं बेसिकली वो 3 फेज मीटर्स के ऊपर हैं। जो सिंगल फेज मीटर्स हैं उनके ऊपर आपके ये कंजम्पशन की स्लॉट्स नहीं, उन पे भी स्लैब्स हैं सिंगल फेज मीटर्स के ऊपर कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है, 100, 200, 300 के ऊपर उनके डिफरेंट यूनिट रेट्स हैं। सो गैस के ऊपर बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड कि किस टाइम पे गैस यूज हो रही है, they can only record the total amount of gas used between 15 and 15 of every month। ठीक है, सो वो आपको टोटल स्लैब के हिसाब से बिल कर सकते हैं। और अभी जो आप ये बात करें कंट्रोल करने की कि किस टाइम पे आपने करना है, किस पे नहीं करना, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर ऐप? यस, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ऐप। ऐप इज अ वेरी इजी वेब बेस्ड ऐप है जो कि उसके साथ मिलती है। कनेक्टेड टू द इंटरनेट एज वेल? दिस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो व्हाट आर द प्रीरेक्स और द रिक्वायरमेंट कि आपका सोल्यूशन लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए विद द गीज़र जो कि अवेलेबल है? गीज़र बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 8-10 साल पुराना गीज़र है, हमने उन पे भी वैसे लगाए हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि उन गीज़र्स के ऊपर आपके जो स्क्रूज होते हैं और जो बोल्ट्स होते हैं, गीज़र सिलेक्शन पे भी कोई क्राइटेरिया होता है, यानी कि कोई एफिशिएंट गीज़र भी है उस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो? सो अगर आप नया गीज़र खरीदने जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू कंपनीज विच मेक स्लाइटली बेटर गीज़र्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट। हमारा एक अलमिया ये है कि हम लोग एनर्जी स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करते। ठीक है, जो 2021 और 22 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने और PCSIR ने एक स्टडी रन की थी इन द अवेलेबल गीजर्स इन मार्केट। नन ऑफ द गीजर्स वर एज एफिशिएंट एज दे शुड हैव बीन। अमेरिका के अंदर अ गीजर और अ वाटर हीटर इज सपोज टू बी 83% थर्मली एफिशिएंट। ठीक है, दिस इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। इवन द वेस्ट हीट इज सपोज टू बी राउटेड टुवर्ड्स द हाउस टू वार्म इट अप। ठीक है, हीट का कोई भी जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक भी कैलोरी, एक भी BTU जो है ना हीट का ज़ाया नहीं होना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। हमारे यहाँ गीजर्स वर एट मैक्सिमम द एफिशिएंसी वाज अराउंड 57 और 60%। दैट वाज जस्ट वन ब्रांड विच वाज डूइंग। एवरेज वाज बिलो 50%। ठीक है, and this is despite of the fact that there is a clear document in existence by PSQCA जिसके अंदर गीजर्स को एटलीस्ट 67% एफिशिएंट तो होना चाहिए। the figure was around between 65 and 70% if I remember it correctly। ठीक है, but none of the manufacturers are making it that way, so much so that none of the manufacturers even make a good burner। वो खाली एक तवे वाला बर्नर होता है हमारे गीजर के अंदर, जिसमें इवन मिथेन भी वेस्ट हो रही होती है आपकी। इवन जो जहाँ से गैस ने जो हॉट एयर है उसने पानी को गर्म करना है, उसमें अच्छी खासी वेस्टेज हो रही होती है। एंड अगेन बिकॉज कोई इंसेंटिव नहीं था ना इस चीज़ को इनोवेट करने का, देयर वाज नो इंसेंटिव फॉर एनीवन। किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, ना गीजर मैन्युफैक्चरर के पास कोई इंसेंटिव है इनोवेट करने का, ना कंज्यूमर के पास कोई इंसेंटिव है टू डिमांड अ बेटर प्रोडक्ट। सो नोबडी केयर्ड एंड दैट इज व्हाई यू हैव गॉट गीजर्स व्हिच आर 45-50% एफिशिएंट, दैट्स इट, एंड दैट इज व्हाई वी एंड अप वेस्टिंग। सो मोस्टली व्हाट वी गो अबाउट इज कि गीजर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए और गीज़र जो है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मार्केट में कस्टमाइज गीजर्स भी मिलते हैं। सो जितनी भी बड़ी ब्रांड्स के गीजर्स है, 95% ऑफ द गीजर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, आर सोल्यूशन इज कंपैटिबल विद देम, इट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड विद देम। एंड इवन बहुत पुराना गीज़र भी है तो समटाइम्स उस पर वी आर सक्सेसफुल इंस्टॉलिंग एंड समटाइम्स उस पर फेलियर हो जाता है बिकॉज इट इज सोल्ड, उसकी चीज़ें कैल्सिफिकेशन की वजह से जमी हुई होती हैं। सो वी हैव टू अपोलोजाइज इन दैट पर्टिकुलर। और उसके अलावा क्या चीज़ें आएंगी? फॉर एग्जांपल व्हाट आर द प्रीरेक्स के जहाँ पे आपका सोल्यूशन लगेगा? सो वी मेक श्योर कि हमारी जो गीज़र का जो अपना बॉडी है दैट इज़ वाटर प्रूफ। सो वो सारी की सारी R&D हमारे एंड के ऊपर है कि तमाम के तमाम कनेक्टर्स, वायर, सब कुछ वाटर प्रूफ है। बट देयर इज सपोज टू बी अ स्मॉल लाइट प्लग अवेलेबल नियर द गीज़र, प्रेफरेबली इन अ शेडेड प्लेस, ताकि उसके ऊपर पानी ना पड़े, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल पावर इनपुट। जितनी आपके एक पुराने मोबाइल्स के चार्जर होते थे उतनी इसको पावर इनपुट चाहिए होती है। एंड एक वाईफाई का सिग्नल अगर उधर अवेलेबल हो तो दैट इज़ अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर अस कि वाईफाई का सिग्नल उसको अवेलेबल। अगर वाईफाई का सिग्नल नहीं है तो आप मैनुअली करना पड़ेगा आपको वहाँ। वाईफाई का सिग्नल अगर नहीं है तो डिवाइस का अपना भी एक वाईफाई है, वो उसके साथ आप कन्फिगर कर सकते हैं। बट अदरवाइज आजकल सिग्नल एक्सटेंडर इज जस्ट 1000 रुपीज़। तो जहाँ आप इतना खर्चा करें वहाँ 1000 रुपये का सिग्नल एक्सटेंडर भी लग जाता है। सो यू जस्ट ऐड अ सिग्नल एक्सटेंडर ताकि आप उसको मोस्टली एक्सेस कर सकें फ्रॉम रिमोटली फ्रॉम योर होम और ऑफिस। यू कैन कंट्रोल जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हो। येस यू कैन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स, जब उन्होंने एक दफ़ा इनिशियली उसको कन्फिगर किया
तो देर आर अ कपल ऑफ कस्टमर्स जिनसे मैं खुद साल के एंड पे पूछता हूँ, सर गीज़र ठीक चल रहा है? कहते हैं हाँ ठीक चल रहा है. सो दैट इज़ वाई आई से इन माई बिजनेस नो न्यूज़ इज़ रियली गुड न्यूज़, बिकॉज जब किसी का पानी नहीं गर्म होता ना तो फिर मुझे ऊपर नीचे कॉल्स आती हैं. सो इफ अ कस्टमर हैजंट आस्क्ड मी एनीथिंग दैट मीन्स उसका गीज़र बिल्कुल ठीक चल रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, इफ नॉट हाफ ऑफ द पीपल, एक दफ़ा उन्होंने उसको कन्फिगर कर दिया एंड देन दे डोंट हैव टू लुक एट इट इवन. आपको उसको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है. गीज़र अपना काम कर रहा है, ईजी गीज़र इज़ टर्निंग ऑन एंड ऑफ एट द राइट टाइम एंड दैट्स इट. और एक चीज़ जो मैं देख रहा था, फॉर एग्जांपल अगर SNCP का अगर का गैस का बिल आप पीछे उसकी तौर जाएँ तो ओगरा गैस सेवरकॉन की तनसीब लाजमी करार दे दी गई है. सो दे आर ऑल्सो ऑफरिंग सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन. सो इफ़ यू कैन ब्रीफली ओवरव्यू कि इनका सोल्यूशन क्या है, क्या ये आपसे मिलता जुलता है या आपका इनसे कंपैरेटिवली बेहतर है, किस तरह आप इसको देखें? अच्छा, कुछ अर्से पहले तक इन गैस बिल्स के पीछे गीज़र टाइमर डिवाइस भी आ रही होती थी. ठीक है. सो गीज़र टाइमर डिवाइस कोई पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से मैं गैस के बिल्स के पीछे देख रहा हूँ. दीज पर्टिकुलर बिल्स आर नॉट कैरिंग इट बट मोस्टली दे वर अंटिल अ फ्यू मंथ्स अगो. सो टाइमर डिवाइसेस क्या करती थी कि वो सिर्फ एक कन्फिगर टाइम के ऊपर ना जो गीज़र का डायल जिसको आप मैनुअली घुमाते थे तो उस डायल को वो घुमा देती थी. उसको पता कुछ नहीं होता था कि गीज़र एक्चुअल में भी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है. उसको नहीं पता पायलट ऑन था ऑफ था, उसने बस अंधेरे में ना डायल घुमा दिया. आपको उस वक्त पता लगता था कि यार गीज़र तो नहीं ऑन हुआ जब टूटी में ठंडा पानी आता था. ठीक है. सो हाउ वी आर डिफरेंट इज कि वी आर मेकिंग श्योर दैट द डिवाइस एंड यू एज वेल वुड नो कि गीज़र में इस वक्त हो क्या रहा है. पायलट ऑन है, ऑफ है, फ्लेम ऑन है, ऑफ है, पानी कितना गर्म है. सो हाउ वी आर डिफरेंट इज दैट वी नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गीज़र. पानी कितना गर्म है, कितनी देर के लिए गीज़र ऑन हुआ था, इग्निशन हुआ नहीं हुआ, फ्लेम ऑन है नहीं ऑन है. वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द फ्लेम एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस. ठीक है. दैट इज़ हाउ वी आर डिफरेंट एज वेल. We can actually control the ignition as well and other devices cannot. The ones which were advertised by SNGPL, they are not able to do that. And half of our customers, जो कि हमारे initial customers थे, they were actually converts from that device. क्योंकि उनका मसला यही था, कहते वो ठीक है डायल तो घुमा लेती है लेकिन इग्निशन खुद करनी पड़ती है ना. तो मुझे अगर रोज़ सुबह उठ के इग्निशन खुद करनी है, उसको पायलट खुद जलाना, तो मुझे क्या फ़ायदा उसका. सो द क्वेश्चन वॉज ऑलवेज, अगर आपकी डिवाइस इग्निशन ऑटोमेटिकली करती है तो वी आर योर कस्टमर एंड दैट इज़ हाउ आई एम गेटिंग हाफ ऑफ माई कस्टमर्स. इट डज इग्निशन बाय इटसेल्फ. So this is one of the biggest features. Do they have app as well to see the same thing जो आप कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो ऐप है उनके पास, so वो उसको देख सकते हैं. But mostly people don't even care. Once it's doing everything, people are like बस ठीक है पानी गर्म हो रहा है ना, that's it. Why do we want to look at it? Sometimes सब किसी ने चेंज करना तो वो चेंज कर लेते हैं. कोई बहुत ही मेरे जैसे नर्ड होता है तो वो बार बार खोल के ग्राफ चेक कर रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. चलें ज़बरदस्त. ये तो हो गया ना कि हाउ दिस इज़ हेल्पिंग पीपल सेविंग मनी. नाउ कमिंग बैक टू द स्टार्टअप पर्सपेक्टिव, what are the challenges in terms of implementing this sort of solution in Pakistan? आपको किस तरह के challenges वगैरह फेस करने पड़े हैं पूरे स्टार्टअप कोई, अगर मैं एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल की वैसे बात करूँगी? आपने एक पेंडोरास बॉक्स ओपन कर दिया मेरे लिए. ठीक है ना. अब पाकिस्तान के अंदर हार्डवेयर स्टार्टअप इज़ रियली हार्ड. उसके नाम में ही हार्ड है. ठीक है. पाकिस्तान में इट्स सिग्निफिकेंटली हार्डर. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ के सॉफ्टवेयर स्टार्टअप या SaaS के लिए यू जस्ट नीड अ फ्यू लैपटॉप्स एंड यू नीड योर ब्रेन्स. ठीक है. यू क्रिएट द सॉफ्टवेयर, यू क्रिएट द सर्विस, यू क्रिएट द प्लेटफॉर्म, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ किया, उस पर सर्विस बनाई, लॉन्च कर दिया. फॉर हार्डवेयर यू नीड components, you need availability of good raw material, and in order to purchase that raw material you need to have the availability of money. ठीक है. पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता. पहली बात, पाकिस्तान के अंदर अगर क्वालिटी हार्डवेयर अवेलेबल हो भी जाए, इक्का दुक्का पीस मिल भी जाए तो वो महंगा बड़ा होता है. सो वी हैड टू गो थ्रू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. हमें लॉट ऑफ आवर सप्लाई कम्स फ्रॉम चाइना एक्चुअली, बिकॉज पाकिस्तान में इवन कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का कमर्शियल स्केल के ऊपर डब्बा भी नहीं बनाता. प्लास्टिक का डब्बा भी नहीं कोई इतना अच्छा बनाता कि मैं उसी को इस्तेमाल करके उसमें अपना कंपोनेंट्स और वो डाल लेता. मुझे प्लास्टिक का डब्बा भी चाइना से मंगवाना पड़ता है. अगर कोई यहाँ पे बनाता है तो वो इतना महंगा बनाता है कि इट्स एक्चुअली चीपर फॉर मी टू गेट इट मेड फ्रॉम चाइना एंड हैविंग इट हेयर. सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज गेटिंग योर रॉ मटेरियल्स इन अ टाइमली फैशन. It takes me a minimum of 3 weeks to get my PCBs from China, and it costs me a lot. As compared to अगर मैं चाइना में बैठा होता ना तो मैं वही काम 3 दिन में कर लेता, and it would cost me $5. $6 लगा लें शिपिंग में ला के $6. ठीक है जी.
उसके अगेंस्ट इट कॉस्ट मी अबाउट 40,000 रुपीज़ टू गेट द सेम $5 की PCBs इन पाकिस्तान। ये सारे टैक्सेस इंपोर्ट सारी चीज़ें इस पे डाल के। जी बिल्कुल, ठीक है। सो इम्पोर्ट जहाँ हम चाहते हैं, अच्छा इंपोर्ट को इतना मुश्किल करने का एक मकसद ये होता है कि आप ना लोकल इंजीन्यूटी और लोकल इनोवेशन को आप वो दें, इसलिए आप इंपोर्ट के ऊपर वो इतने टैक्सेस लगाते हैं। लोकल इकोसिस्टम बनाया कोई नहीं और इंपोर्ट भी मुश्किल कर दी। अब कोई कुछ करे तो कैसे करे, ठीक है। हर चीज़ को हर जगह से बंद करना बेसिकली हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एक बड़ा फेवरेट मशगला होता है मेरे ख्याल में, ठीक है। सो PCBs आती हैं, दे कॉस्ट मी $60 ओवर देयर, और ऑलमोस्ट 100% इन टैक्सेस एंड अदर थिंग्स मुझे ऑन टॉप पे करना पड़ता है, तब वो PCB मेरे पास पहुंचती है, ठीक है। STC में रहने का फ़ायदा नहीं हो गया कंपनी का रजिस्टर यहाँ कराने का, रीज़न क्या है? वो ये जो टैक्सेस हैं ये तो गवर्नमेंट ने लेने हैं उन्होंने। नहीं वो उसमें क्या रहना कि आपके इंपोर्ट के ऊपर नहीं होगा, आपको इंपोर्ट। अच्छा वो इंपोर्ट है कैपिटल इंपोर्ट्स, कैपिटल गुड्स। अगर मैं अभी कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, इंडस्ट्री कहता हूँ यार मेरी ना $50,000 की मशीन है, ये $50,000 की मशीन मैंने इधर लेकर आनी है ताकि मैं इधर प्रोडक्शन शुरू कर सकूँ, तो उसके ऊपर मुझे सेल्स टैक्स और ड्यूटीज़ और वो नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे पास तो अभी $50,000 नहीं है ना लगाने के लिए, ठीक है। मैंने तो अभी कंपोनेंट्स ही मंगवाने हैं, मैंने तो अभी $10,000 डिफर के आपने इंडस्ट्री लगानी है कि छोटा कंपोनेंट लाना है, एक ही चीज़। सो व्हाट दे डिफर इन के उसको कैपिटल गुड्स कौन से हैं, ठीक है ना, और नॉन कैपिटल गुड्स कौन से हैं, ठीक है। इन्होंने उसको उसमें बाइफिकेशन कर दी। सो जो आपके STCs और STCs हैं, ठीक है, उनके अंदर सिर्फ कैपिटल गुड्स के ऊपर आपको वन टाइम एग्जाम्पशन है इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अगेन दिस इज टू एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि वी आर इन ए बिल्डिंग जो कि PTI की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने बनाई थी। वी आर इनसाइड NST, NSTP नेशनल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। इसको इन्होंने हमें STZ का दिया हुआ है। STZ में यानी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आवर कंपनीज़ आर वन ऑफ द कंपनीज़, और उसमें जो बेनिफिट्स थे उसमें एक ये भी था कि आपको इंपोर्ट में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। सो ये बैकग्राउंड देने का मकसद था कि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपके केस में क्यों आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा अभी। सो हम लोग अगर एज अ SEZ एंटिटी अगर हम लोग $1 लाख की कोई मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस प्रोड्यूस ओवर हेयर, येस वी हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट, लेकिन वो पहले $1 आने भी चाहिए उसके लिए, ठीक है। नॉट एवरीवन इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट इन हार्डवेयर इन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, स्पेशली द स्टार्टअप वे। जो नहीं, जिस तरह का अभी मैं वही बता रहा था, जिस तरह 4-5 साल पहले सॉर्ट ऑफ लोग सोलर पैनल्स को नहीं इस तरह समझते थे कि क्योंकि डॉलर भी सस्ता था कंपैरेटिवली, ROI समझ नहीं आती थी कि आपको 3 साल के बिल पे होगी तो ठीक है वो हम बिल में दे देते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ आ रही है, अब जब हम कह रहे हैं कि गैस के बिल बढ़ गए हैं तो पावर के भी बिल बढ़ेंगे, जब सारे बिल बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि इवन आप सोलर पैनल पे भी देख लें, अगर 3 रुपये की बिजली आपको गवर्नमेंट दे रही है तो वो लेगी आपसे 1 रुपये की, देगी आपको 3 रुपये की। तो आप जब खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1956 की बात कर रहे हैं आप, शायद वैसे आपको 60 रुपए की बिजली लेगी 10 रुपए में। नहीं, वैसे मैं उसी कंपैरिजन में कह रहा हूँ एग्जैक्टली। एक बंदा कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट भी अपनी जेब से कर रहा है, सारा प्रोडक्शन भी उसकी अपनी हो रही है, बिजली बनाकर भी आपको दे रहा है, और जब वो बिजली कंज्यूम करने पे आता है तो आपको 3-4 गुना ज़्यादा महंगी बेचते हो, और जब आपको वो दे रहा है तो आप उसको 4 गुना कम सस्ती पे ले रहे हो। सो आपने एक ऑलरेडी इम्बैलेंस कर दिया जिस पे आप डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि आप बिजली प्रोड्यूस ना करें, कंज्यूम ही करें। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ इट अब सारे लोग जब उस पर आ गए हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं पावर के साथ वो इस तरह के हैं कि आप बिजली प्रोड्यूस करें, हम आपको उसी के देंगे रिगार्डलेस कि हमारी कंजम्पशन कहाँ पर है। तो उसका क्या हो जाता है कि वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमारा इम्बैलेंस इस तरह का है कि जब हम कंजम्पशन बेस को अपने उस पर कर रहे हैं तो लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो साइन हुए हुए हैं वो आपकी बेसिकली कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करें उसके ऊपर हुए हैं। तो रादर के हम बिजली के बिल को उस लेवल पे लेकर डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारी जो इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन है वो इतनी एफिशिएंट हो कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वही हो, ताकि हमें एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े। हम क्योंकि चार्जेस इतने बढ़ गए हैं, कंजम्पशन कम हो गई है, कंजम्पशन बढ़ गई है, तो उनकी तो बिलिंग उसी पे ही है जिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो तो डॉलर पैक्ड भी हैं और बड़े तबाह के वो आपको डिविडेंड्स भी देते हैं। तो ये बड़ा इम्बैलेंस है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा था। दीज इम्बैलेंसेस एक्चुअली आर evident and are indicative of how our policymakers thought over the last few decades.
ठीक है, मतलब इतनी फोरसाइट नहीं थी कि अगेन वी आर नॉट अ स्मॉल कंट्री, फ्यू मिलियन का हम कंट्री नहीं है, हम 250 मिलियन का कंट्री है. नोबडी थॉट ऑफ दैट. दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ नॉट जस्ट सैड, इट इज़ क्रिमिनल. ठीक है, कि आप 25 करोड़ के मुल्क के लिए आप पावर जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके अंदर इतनी फोरसाइट नहीं थी. आई वॉन्ट कॉल इट एनीथिंग एल्स बिकॉज दैट वुड बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट लेट्स जस्ट से कि जी उनके अंदर इतनी फोरसाइट नहीं थी कि आप उसको उसी की पेमेंट करें जो वो आपको बेच रहा है ना. ठीक है, आपने तो पेमेंट कर दी, भाई तू बना या ना बना मैं तुम्हें इतनी पेमेंट देता रहूँगा. मिनिमम कैपेसिटी चार्जेस, मिनिमम कैपेसिटी चार्जेस मैंने देने ही देने हैं आपको जी. आप बनाएं या ना बनाएं, आप मेंटेनेंस के लिए डाउन हो जाएं या सर्दियां आ जाएं, आपसे हम वैसे ही नहीं ले रहे क्योंकि भाई डिमांड कम है, मैंने आपको पैसे देने हैं. पैसे मैंने आपको कहाँ से देने हैं, वो मैंने आपको कंज्यूमर से लेके देने हैं. कंज्यूमर ने बिल्कुल सही बात की आपने कि कंज्यूमर सोलर भी लगा ले, ठीक है, फिर भी उसने वो चार्जेस देने हैं. ठीक है, सो मेरे ख्याल में द बेस्ट वे इज़ टू बी ऑफ ग्रिड नाउ. ठीक है, कि आपकी अगर महीने की 700 यूनिट की पीक रिक्वायरमेंट है तो आपका सोलर 700 यूनिट ही बनाए और वो खुद ही कंज्यूम करें आप probably now the next big shift is going to be off grid solar systems. पहले on grid solar systems थे, ठीक है, जो कि these are available in market. Yes, these are available in market. Off grid solar systems में basically your inverter is a bit different. Inverter जो है वो बैटरी बैक्ड होता है. ठीक है, इन्वर्टर बैटरी बैक्ड होता है और वो पहले जो है सोलर और बैटरी के थ्रू आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो विद इन इट्स ओन पावर लिमिट्स वो फिर वापडा या उसको लेके वो आपकी लिमिट पूरी कर लेता है. ठीक है, सो ऑफ ग्रिड इज़ नाउ विद द वे आवर गवर्नमेंट इज़ गोइंग, ऑफ ग्रिड होगा. हो सकता है फिर उसके बाद में वो अगले काम ये करेंगे कि जी आपने अच्छा सोलर लगाया हुआ तो हम आपको सोलर टैक्स चार्ज करेंगे. हाँ पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि सोलर के ऊपर हम आपको वो करेंगे और अब आप हाँ. सो नाउ व्हाट वुड हैपन इज कि बिकॉज आप अगर कंप्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाए, लेट्स सपोज 10 किलोवाट का सिस्टम लगा, आप कहते भाई आप वापडा कनेक्शन काट दो, मुझे नहीं चाहिए, तो शायद सिटी गवर्नमेंट आ जाएगी या फेडरल गवर्नमेंट आ जाएगी कि जी आप सोलर टैक्स हम लोगों ने आज इंप्लीमेंट कर दिया है, तो जी महीने का आपने 25,000 का सोलर टैक्स. इस तरह की इनोवेशन में हम बहुत आगे हैं ना कि हमने एक्स्ट्रा चार्जेस और वो किस तरह से लोगों को करते हैं. चलें हम दोबारा इसके टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि आपके केस में जो बेसिकली होगा, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सोलर का एक इम्पैक्ट था जो था, अब क्योंकि इतना बिल हो गया, अब तो आपको कुछ ना करके भी अगेन बात आपकी है कि किसी तरह हम एक स्लैब नीचे चले जाएं, इतने एफिशिएंट हो जाएं कि हम ऊपर वाली स्लैब से जब नीचे जाएंगे ऑलरेडी हम 40-60% ऑफ द कॉस्ट अपनी सेव कर लेंगे. फिर अब जो आपके केस में एक तो समझ आ गई कि इंपोर्ट में आपके थोड़े उस तरह से आ जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ जो सर्विसेज आपकी अवेलेबल हैं वो किस किस सिटीज़ में अवेलेबल है? सो एट द मोमेंट हमारी सर्विसेज जो हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के अंदर अवेलेबल हैं. ठीक है, वी हैव गॉट पार्टनर्स ओवर हेयर. उन पार्टनर्स के थ्रू हम लोग अपनी सर्विस एक्सटेंड करते हैं. इट इज़ द सेम पार्टनर कंपनी जो कि मेक श्योर करती है कि कस्टमर को पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज दी जाए. वन ऑफ माई बिगेस्ट फिलॉसफीज इज़ के कस्टमर को इंस्टॉलेशन के बाद में आपने भूलना नहीं है. वी हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर अगर कॉल करे या कोई कंप्लेंट करे तो आई नीड टू बी एबल टू सर्विस दैम. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट फिलॉसफीज़ के लोकल यही चीज़ चाइना से भी कोई बनवा के शायद इंपोर्ट करके लगाना शुरू कर सकता है मे बी. ठीक है, लेकिन क्या वो इस फिलॉसफी के साथ कस्टमर सर्विस दे सकेगा? दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ अ मेक और ब्रेक फॉर एनी कंपनी कि कस्टमर सर्विस मैटर्स अ लॉट. मुझे बड़ा डर लगता है वॉइस ऑफ कस्टमर में अपना नेगेटिव नाम आने से. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. वॉइस ऑफ कस्टमर बड़ा मशहूर ग्रुप है फेसबुक का. ठीक है, एंड आई एम वेरी अफ्रेड कि किसी दिन जो है ना उधर नाम आए कि जी ईजी गीज़र ने ना हमें पोस्ट सर्विस नहीं दी. सो आई मेक श्योर कि मेरा जो कस्टमर है वो सर्विसेबल हो. सिर्फ इंस्टॉलेशन इज़ नॉट द ओनली KPI, सर्विसेबिलिटी इज़ द मेन KPI फॉर मी एज वेल. सो इसलिए एट द मोमेंट हम लोग अभी इन 2 शहरों के अंदर हैं. वी आर गोइंग टू एक्सटेंड टू अदर सिटीज़ एज वेल वंस वी मेक आवर नेटवर्क्स ओवर देयर एज वेल. ठीक है, और अभी अगर हम आज के दिन जब हम फरवरी 2024 में ये बात करें तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द सोल्यूशन जो आप दे रहे हैं वैसे विद इंस्टॉलेशन? यस, सो एट द मोमेंट द प्राइस ऑफ द सोल्यूशन इज़ ₹30,000 पर यूनिट. इसके ऊपर 2,000 रुपीज़ जो हैं वो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से टू मी कि भाई इतने का तो नया गीज़र आ जाता है, आप इतने की एक सिर्फ ऑटोमेशन डिवाइस दे रहे हैं. माई आंसर इज़ वेरी सिंपल. आप मेरे से वो गीज़र फ्री में ले लें, मुझे उसके बाद में 80,000 का आपका बिल आना है, उसका आप क्या करेंगे? ठीक है, सो द थिंग इज़ नॉट अबाउट हाउ मच इट्स गोना कॉस्ट यू बट इट्स अबाउट हाउ मच इट्स गोना सेव यू इन योर मंथली बिल्स. गीज़र तो 30,000-35,000 का भी आ जाता है, वो 3 साल के बाद फारिग भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है. लेकिन उसके बाद जो आपका 70, 80, 40, 50,000 रुपये का महीने का बिल आना है उसका आप क्या? प्लस वी गिव अ 2-year वारंटी एज वेल, ताकि एनीथिंग इफ इट ब्रेक्स डाउन, एनीथिंग गोज रॉन्ग, हम 2 साल के अंदर उसको कवर करते हैं. तो इसके अलावा भी जो सर्विसेज या आपकी कोई पोस्ट इंस्टॉलेशन की कोई सर्विसेज वगैरह भी आप? सो वन ऑफ द
the things which we are experimenting with at the moment, I would say, because we're in initial stages of deep market penetration, is a subscription charge. So किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए ना एक सब्सक्रिप्शन बड़ा होली ग्रेल होता है. सब्सक्रिप्शन मेक्स श्योर कि ना आपके पास एक लाइफ टाइम कस्टमर की ना एक वो LTV बढ़ती जा रही है उसकी. ठीक है. सो वी ऑल्सो हैव अ ऑफर फॉर अ ईयरली सब्सक्रिप्शन फॉर दिस डिवाइस. What that would entail is, because IoT या over the internet access is something which costs us as well. So it would ensure कि आपके पास over the internet access for the lifetime of the device मौजूद होगा. Plus another added benefit which we give is कि हम लोग फिर warranty भी lifetime extend कर सकते हैं. So instead of a 2-year warranty, even if something happens after 5 years, हम आपको still service दे सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ कि जी ये तो 30,000 की डिवाइस अगर मैंने आज से 4 साल पहले खरीदी थी तो आज तो 40-50,000 की होगी. हाउ वुड आई पे फॉर इट? सो हम उसको वारंटी के अंदर जो है ना कवर कर सकते हैं. भी वारंटी के लिए आपको पर ईयर की सब्सक्रिप्शन को पे करनी है. यस, पर ईयर की सब्सक्रिप्शन पे हम लोग एक कर रहे हैं. व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग एट द मोमेंट इज अराउंड 5,800 रुपीज़ ओनली फॉर द ईयर. This is something which the user can save within just 1 week of installation of this device. Even the ROI of the full cost of the device is on average 2 to 3 months of the winters. अगर आपने वो डिवाइस लगाई है तो 2 से 3 महीने में वो अपना ROI दे जाएगी. उसके बाद में इट्स एडिशनल मनी इन योर पॉकेट. Same goes for the subscription charge as well. This is something which you can save within just 1 week and then it is additional money in your pocket. ठीक है. आपने वैसे ये गीज़र मैन्युफैक्चरर या फिर SNGPL, SSE इसके साथ कोई मीटिंग या कोई इस तरह की डिस्कशन? जी, हम लोगों की डिस्कशंस हुई हैं इन लोगों के साथ. SNGPL के साथ भी हुई है, हमारी निका के साथ भी हुई हैं. नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अथॉरिटी है एक. Then a few geyser manufacturers as well. It's not very concrete at the moment, but they are interested. So SNGPL is interested at the moment, but it would take a bit of a time to have a more mature relationship with them. SNGPL is a big company and again वो जो circular debt और circular payables वाली बात है ना, ये वही बात है कि जैसे SNGPL ने माड़ी पेट्रोलियम को पैसे देने हैं ना, तो मैं इस चीज़ से भी डरता हूँ कि शायद कल को SNGPL मेरे भी पेबल रहते हो. It would look very good कि जी मेरा कोई 15-20-25 करोड़ रुपया पेबल है बुक्स के अंदर. It would look very good in my books कि अच्छा जी कंपनी की वर्थ बहुत बड़ी है, बट that's not actual money. So मैं बस उस चीज़ से डर लगता है सिर्फ. ज़बरदस्त. दूसरा बस मैं ये कह रहा था कि if a user basically install it, समर्स में ये कैसे हेल्प कर सकता है? समर्स में तो वैसे गीज़र वगैरह तो कम ही चलते हैं. अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली. सो लास्ट ईयर आई गॉट quite a few calls during summers for the installation of this device, and I was quite intrigued. थोड़ी सी ना urgent, they sounded a bit urgent. They were not like by the way calls. So मैंने उनसे पूछा दोस्त से, मैंने कहा I would like to know कि summers में you sound quite urgent. Why do you need it in summers? So the answer was very simple कि load shedding is still ongoing in summers. And yes, that is true. Load shedding summers के अंदर भी रात को गैस बंद हो जाती थी 10 बजे और सुबह 5 बजे आती थी. And there are old people in house and there are kids and babies in the house and they need warm water. वार्म वाटर के लिए आपको स्टिल गीज़र को कुछ ऑपरेशन देना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि जी इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू टर्न ऑन द गीज़र एवरी मॉर्निंग अगैन. रोज़ सुबह की एक एक्सरसाइज है सुबह 5 बजे उठ के गीज़र ऑन करने की. वी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट. सो अगेन ये जो आपका बाहर जाए बगैर गीज़र को ऑन करने की एक वो है ना, वन ऑफ द कस्टमर सेड टू मी कि मेरे 30,000 उस सुबह पूरे हो गए थे जब मुझे बाहर जाके गीज़र नहीं ऑन करना पड़ा था. ठीक है ना, दैट वाज द फर्स्ट मॉर्निंग आई डिड नॉट हैव टू, मेरे 30,000 पूरे हो गए थे. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेज इट कैन हेल्प यू इन समर्स एज वेल. दिस गैस लोड शेडिंग इज गोइंग टू बी ऑन गोइंग इन द समर्स एज वेल. डोंट थिंक कि जी समर्स में आपको गैस थ्रू आउट मिलेगी, रात 10 बजे 11 बजे के बाद नहीं मिलेगी. सो गीज़र आपको ऑन करना है. गैस का तो मसला ऐसा है कि SNGPL बैंड एनी न्यू कनेक्शंस, उनके पास इतना डेफिसिट या वो जो भी पूरी डिस्कशन की है, यू कैन नॉट इंस्टॉल अ न्यू बेसिकली. वो एक चीज़ जो मैं टच करना चाहूँगा, ये तो चलो हो गया ना कि गीज़र से रिलेटेड हो गया. सो इज़ देयर एनी वे कि जो आप अभी R&D कर रहे हैं कि विद इन हाउस जो अप्लाइंसेज या कुछ चीज़ें हमारी हैं, हाउ दे कैन बी मेक मोर एफिशिएंट? अच्छा, वन ऑफ द थिंग्स विच आई वुड रियली लाइक टू डू इज़ एज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बाय 2030 वी आर गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. किसको बीट करें हम? मेरे ख्याल में बीट करेंगे 4th लार्जेस्ट वुड बी प्रॉब्ली अमेरिका होगी मेरे ख्याल में. देयर अबाउट 33 मिलियन है. अच्छा, आई थिंक हम उनको बीट करेंगे मेरे ख्याल में बाय 2030 और 32 अराउंड. वो 33 मिलियन के ऊपर हम उन्हें बीट करेंगे. सो एज दैट बिग अ कंट्री, हम लोग एनर्जी और रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारे हर शहर में तेल के कुएँ और सोने की कहानी है.
ठीक है जी, हम लोग इस तरीके से एनर्जी इस्तेमाल करते हैं. ऑब्वियसली नाउ विद द राइजिंग बिल्स एंड एवरीथिंग दैट इज सपोज टू गो अवे एंड दैट नीड्स टू बी मेड मोर एफिशिएंट. एक मैं वैसे आपको मशवरा दूं कि इफ़ देयर इज़ एनी वेज कि कोई मीटर से रिलेटेड चीज़ हम आपकी ऐप में इंस्टॉल कर दें जस्ट टू सी कि मेरा कितना क्यूबिक मीटर बिल हो गया है, रादर दैन कि मुझे सरप्राइज़ मिले 30 को भाई आप इतना कर गए हो. एटलीस्ट के घर के अंदर हीटर भी ऐसे यूज़ करते हैं जैसे पता नहीं भला कि एक तो वो शौकिया भी स्टार्ट हो गए हैं कि हर कमरे में एक अलग हीटर, हर कमरे में गैस का कनेक्शन और ये. सो इफ़ दैट कुड बी मेक पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट विल बी सुपर यूजफुल इन द सेंस कि यार कि आज तो धूप निकली हुई है भाई गैस नहीं लगाओ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है आज. ठीक है, वो एक हो जाता है ना कि वो आप निकलते हो बाहर तो धूप ही होती है और आप अंदर गैस का हीटर भी लगाते हो, तो वो दैट विल बी क्वाइट यूजफुल. यस, दैट वुड बी वेरी यूजफुल. वी कैन गिव स्मॉल इन्फो बिट्स टू द यूज़र. हम कुछ एवरेज यूजेज की बेस के ऊपर कि एवरेज पर आवर यूजेज क्या होती है गीज़र की, हम उसकी बेस पे यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. स्मार्ट मीटर को डेवलप करना या मीटर से इन्फॉर्मेशन ग्लीन करना इज़ अ बिट मोर ट्रिकी दैन दैट, बट अगेन उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम वगैरह चल रहा है. सो as a company which likes to make smart hardware, I would really like to be Pakistan as a country be more energy efficient and be more energy useful. क्योंकि हम लोग की बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे बहुत लिमिटेड पैसे कमाने के तरीके हैं एज अ कंट्री, नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल. सो एवरीथिंग विच वी डू शुड बी रेजर शार्प. ठीक है, हमें बहुत रेजर शार्प तरीके से हर काम करना चाहिए. हमें हमारा फ्यूल कंजम्पशन कितनी है, हम लोग फ्यूल इंपोर्ट कितनी करते हैं, हम लोग गैस कितनी इंपोर्ट करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं, how much electricity we use, how much electricity we distribute, and how much electricity we waste has to be very razor sharp, and that cannot be done without hardware. I have been hearing for a bit of a time that Pakistan is not a hardware country. Pakistan is not a hardware which is a shashka hardware country. हमारे यहाँ पे ना स्मार्ट टोस्टर्स और स्मार्ट ovens और स्मार्ट फ्रिजेस का मुल्क नहीं है हम, but we still need energy efficiency. So there is still need of smart hardware behind your lives, behind the walls which you see, behind the roads which you travel on, behind the electricity wires through which your electricity comes through. We need smart hardware for that. 25 करोड़ का मुल्क कब तक सिर्फ जो है ना वो पुराने इंजन्स के ऊपर और पुराने हीटर्स के ऊपर जिंदा रहेगा? Sooner or later we would need to go towards smart hardware, and whoever enters into this race now would reap benefits 5 years, 7 years down the lane, because again there is certainly going to be an explosion of need of hardware. जैसे मोबाइल फ़ोन्स की यूजेज पाकिस्तान में बढ़ी तो पिछली गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन्स लोकल असेंबल करने एटलीस्ट शुरू किए. येस देवर CKDs, लेकिन कुछ ना कुछ आपका उसके अंदर डिफरेंस आना शुरू हुआ. सो पीपल हु एंटर इनटू द हार्डवेयर रेस नाउ are going to reap a benefit 7 or 10 years down the lane, because again 5th largest country खुद ही एक बहुत बड़ी मार्केट होती है. आप एक्सपोर्ट कुछ ना भी करें, अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ बनाना शुरू कर दें, you will be saving that much dollars from importing completely built items, and then you will be saving that much dollars of importing less fuel, less energy and less petrol for all of your needs. So we need to be energy sharp. We need to be razor sharp in our energy and resource utilization. This is my firm belief, and that cannot be achieved without hardware. मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो विद इन हाउस की जो चीज़ें हैं जिस तरह हम हीटर लगाते हैं गैस का, सो इज़ देयर एनी, एक तो आपने शायद बात की है कि वो जब जैपनीज़ वाले हीटर्स हैं, इज़ देयर एनी अदर वे ऑफ रिप्लेसिंग दैम विद ए एफिशिएंट वे ऑफ हीटिंग द होम? Yes, so a better way is जैसे अब आजकल सोलर लोग लगवा रहे हैं, so solar based heating is much better. Electricity based heating is also much more efficient as compared to gas based heating. Gas based heating के अंदर wastage बहुत ज़्यादा है, inherently wastage है जिसे हम करते हैं. So either we start manufacturing or producing those Japanese style के जो hybrid heaters हैं, convection gas based heaters हैं, वो हम लोग खुद manufacture और design करने शुरू कर दें. हम कैसे कर सकते हैं वैसे? अगर yes we can. We can do anything we want to do. I'll be very honest. If we want to do it, we can do it. थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़े से इकोसिस्टम की ज़रूरत है. इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हीटिंग वुड बी मच बेटर. जो घरों के अंदर इस वक्त हम लोग अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें पानी की मोटरें आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके रेफ्रिजरेटर्स के कंप्रेसर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग आ जाती है. एयर कंडीशनिंग ऑलरेडी हम लोग इस वक्त जो इन्वर्टर बेस्ड ACs हैं वो काफ़ी मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं. 8 years ago 9 years ago इन्वर्टर AC कोई नहीं लेता था, अब नॉन इन्वर्टर AC कोई नहीं लेता. ठीक है ना. इस वक्त LED बल्ब्स पाकिस्तान के अंदर उतने पेनिट्रेट नहीं किए. आज भी 100 वाट का बल्ब मिलता है मार्केट के अंदर. फिलिप्स का 100 वाट का बल्ब आज भी बिकता है. समथिंग विच हैज़ बीन बैंड इन यूरोपियन यूनियन मे बी 20 years ago. ठीक है, एज अ
पॉलिसी लेवल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, हम लोग आज भी फ्लोरेसेंट बल्ब्स बना रहे हैं, वो जो जिसको एनर्जी सेवर कहते हैं ना, आज भी एनर्जी सेवर प्रोड्यूस हो रहा है। एक एलईडी बल्ब एनर्जी सेवर से 5 गुना कम बिजली लेता है। सोचें अगर आपके पूरे मुल्क में एनर्जी सेवर और ट्यूबलाइट की बजाय एलईडी बल्ब रिप्लेस हो जाए तो आपका सर्दियों में एनर्जी प्रोडक्शन कितनी रिड्यूस हो जाएगी, कितने पैसे आप बचाएंगे उस एनर्जी को जो कि वेस्ट हो रही है बेसिकली हीट की फॉर्म में करने में। बट वी डोंट थिंक अलॉन्ग दोज लाइंस ना। आपकी पानी की मोटरें जो हैं उस पर लिखा हुआ होता है 1 हॉर्स पावर ले रही होती है वो 1500 वाट, ठीक है। आप एक पानी की मोटर नहीं खुद अच्छी बना सकते। सो दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी अपग्रेडेड, which need to be made better in order to make us more efficient. हम समझते हैं अच्छा यार खैर 1200 वाट की मोटर, ये एसी जो इन्वर्टर है जो हीटिंग वाला है, that is also yes that is a good option, better than gas का हीटर। it does not heat as well as गैस का हीटर, लेकिन 1500-1800 वाट का इट इज़ डूइंग प्रीटी फाइन। अगर आप वो बिजली वाला जो एलिमेंट वाला हीटर होता है वो भी लगा लें वो भी बहुत है। रॉड वाला जो आप कह रहे हो, जी रॉड वाला जो होता है वो भी ठीक है, क्योंकि बिजली वैसे ही इन लोगों के पास सर्दियों में बहुत होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कपल ऑफ ईयर्स अगो 2021 की जो आपकी विंटर्स थी उसमें, बिकॉज अगेन अब ये चीज़ आती है स्मार्ट पॉलिसी मेकिंग में, दे न्यू दे हैव टू पे कैपेसिटी चार्जेस, ठीक है। दे नो दे हैव गॉट सरप्लस एनर्जी इन विंटर्स, दे नो गैस बड़ी महंगी है। उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी ऑफर की आपको, उन्होंने कहा आप सर्दियों में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, पिछले साल के मुकाबले में आपकी बिजली का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा हम वो यूनिट्स आपको सब्सिडाइज कर देंगे। इट्स बेटर देन गोइंग फॉर कंप्लीट वेस्टेज ना, ठीक है। इट वॉज अनदर वे ऑफ इनकरेजिंग कि यार अपने घर को बिजली से गर्म कर लें, आपका बिल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, गैस के बिल से कम ही आएगा आपका। ये जो सेंट्रल हीटिंग वाले जो सिस्टम है, आर दे आल्सो अ बिट एफिशिएंट? ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स आर एफिशिएंट प्रोवाइडेड दे आर इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली, क्योंकि हमारे यहाँ ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्टाइल उस तरह का नहीं है घरों का कि वो सेंट्रल हीटिंग वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। बट इफ़ दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड दैन येस दे आर सिग्निफिकेंटली एफिशिएंट एज वेल। बट अगेन अगर आपके घरों की आप कंस्ट्रक्शन स्टाइल में वही देख लें कि दरवाज़ों के लेफ़्ट राइट और आगे पीछे से इतनी हवा आ रही होती है सर्दियों के अंदर कि आपकी आधी एनर्जी तो वहीं पे वेस्ट हो रही होती है। आप डबल पेन विंडोज़ नहीं लगाते अपने घरों के अंदर, ठीक है। एक पतली सी इंसुलेशन शीट नहीं लगाते दीवारों के अंदर ताकि आपका अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर कोई आप वेरिएशन लेकर आ सकें, उसको अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। दरवाज़ों को आप वाटर विंड प्रूफ नहीं करते, वो जो वहीं से सारी ठंडी हवा आ रही होती है वो हमने हीटर अंदर फुल पे किया हुआ तो उधर से ठंडी हवा उसको कैंसिल आउट कर रही होती है। वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन एट द स्केल वी आर ऑपरेटिंग 5% का भी जो डिफरेंस है ना दैट ट्रांसलेट्स इनटू बिलियंस। जस्ट a 5% डिफरेंस ट्रांसलेट इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, दैट गोज ऑन इनटू बिलियंस, ठीक है। इस वक्त जो इन लोगों ने सिर्फ जितनी 0.073% LNG सिर्फ डोमेस्टिक को मिली है, 0.073% ऑफ द टोटल LNG, ठीक है ना, ऑलमोस्ट $4 मिलियन बनती है। आपको पिछले 2 साल में अंदाज़ा होगा कि हम $10 मिलियन के लिए, $15 मिलियन के लिए हम लोग जो है ना किस तरीके से घूम रहे थे। सो इफ़ यू जस्ट मेक योर हाउसेज अ बिट मोर एनर्जी एफिशिएंट इन द वे कि आप उसमें तमाम गैप्स को कवर कर दें, विंडोज़ डबल पेन लगा दें, जहाँ हम 2.5 करोड़ का 2 करोड़ 2.5 करोड़ का घर बना रहे हैं वहाँ पर जस्ट अ फ्यू लाख मोर, नॉट मच। कोई आपके और करोड़ों नहीं लग जाने इस काम को करने के लिए। दोनों गर्मी सर्दी दोनों में बेनिफिट होगा, गर्मी सर्दी दोनों में बेनिफिट होगा। आपने एक छोटी सी इंसुलेशन की लेयर लगानी है दरमियान में, इंसुलेशन टाइल्स यूज़ कर लें आप अपने घर की दीवार के अंदर, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू द करोड़ों नाउ विच यू आर। ये घर कंस्ट्रक्शन के बाद आप लगाते हैं या ये घर कंस्ट्रक्शन के दौरान होता है? सो दिस इज समथिंग विच गोज इन द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। अब दरवाज़ा तो खैर आप घर कंस्ट्रक्शन के दरमियान ही लगाते हो, तो दरवाजे को आप मेक श्योर करें कि उसके नीचे स्किड्स लगी हुई हो, उसकी साइडें जो है ना सील्ड हो, उसके नीचे स्किड्स लगी हुई हो ताकि वहाँ से हवा ना आए। विंडोज़ डबल पेन विंडोज़ शुड नॉट बी दैट एक्सपेंसिव अगर आप अगेन 4-5 करोड़ का घर बना रहे हैं तो। बट वी डोंट इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। I don't know why. This is something which we need to improve, जिसको कहते हैं ना नेशनल कॉन्शियंस, ठीक है ना। एक कौमी लेवल के ऊपर हमें ना अपनी सोच को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। शायद बिल्स अगर इससे और डबल हो जाए तो होगी वो नहीं, वो हो गए ना। मैं तो आपका लगा रहा हूँ सोल्यूशन अभी, ठीक है। हाजिर है जनाब, तो आप रखें। हाजिर है जनाब। आई होप द पीपल जो ये कोई पेड नहीं थी, ये मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं। आई थॉट जिस तरह का बिल आया था आई सेंट हिम द लेटेस्ट, और मैंने कहा था कि यार एक हम डिस्कशन कर लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के बाद आप देखेंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी इसके ऊपर। वन वे ऑफ बेसिकली डीलिंग विद द प्रॉब्लम इज़ द सोल्यूशन
द अदर वे ऑफ बेसिकली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज़ इन्वेस्टमेंट। तो अगर यही SNGP वगैरह जब हालात ख़राब थे तब भी आपको डिविडेंड दे रहे थे, अब तो इन्होंने हमें डबल ट्रिपल करके चार्ज किया है। तो यही कंपनीज जो पब्लिक में लिस्टेड हैं ये मेन बेनिफिशरीज़ हैं इनके। आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। SNGP, SSGC, मारी पेट्रोलियम, कुछ चीज़ें हमने पोल का भी देखा था, पोल की प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बहुत कम है, इवन 1% ऑफ जो OGDCL कर रहा है। आई थिंक दे गॉट काफ़ी ज़्यादा कैश है जिसकी वजह से दे आर एबल टू गिव टी बिल्स का इंटरेस्ट रेट ही इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वो आपको पे आउट दे रहे हैं। बट इफ़ यू आर इनटू तो लुक इनटू द कंपनीज जिनकी, और हमने डिस्कस भी किया था, जिनकी जो एक्सप्लोरेशन है या जो जिस तरीके से वो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बढ़ रही है। और ऑब्वियसली क्योंकि गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सर्कुलर डेट का इशू ना हो, मेरे ख्याल में मारी पेट्रोलियम इज़ ऑन टॉप विच चेक ऑल दिस चेक बॉक्सेस। एंड ऑन टॉप ऑफ इट एज ए कंज्यूमर जहाँ पे इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, अशर की वही बात कि अगर आपका एक स्लैब भी नीचे कर लेते हैं तो आराम से आप आधे पैसे अपने बचा सकते हैं। और अब की बार जो आपका 80,000 70,000 का बिल आएगा, इस पेन पॉइंट को समझें एंड प्लीज़ एक्ट अपॉन इट। ये सोल्यूशन जो है दिस आई बिलीव इज़ वन ऑफ द वे ऑफ अपना आप एफिशिएंटली वो करें। एंड इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दीज सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट इन फ्यूचर एज वेल। और अशर भाई कंपेयर बुलाएंगे, ये तो नीचे हम साइड में रहते हैं, एंड वी कैन डिस्कस ए बिट मोर ऑन एफिशिएंट वे ऑफ बेसिकली सेविंग द मनी। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। थोड़ा हटके था, थोड़ा इन्वेस्टमेंट को भी हमने टच कर लिया, लेकिन मेन पेन पॉइंट जो आपको मोस्ट ऑफली जब तक ये आप पॉडकास्ट आपको मिलेगी फरवरी का बिल या मार्च का बिल, यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें डिस्कस करना चाहिए था। एंड आई होप अगर आप इस तरह का सोल्यूशन या एफिशिएंट वे में आप सेव करना स्टार्ट करेंगे, दैट विल सेव हेल लॉट ऑफ मनी एज वेल। और अगर वही जो पैसे सेव हो रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर दें, यू विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी एज वेल। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू अशर भाई फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।